हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज से हम एक काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द माउंट वेसेक्ट। इस सीरीज़ के अब तक 120 से ज़्यादा चैप्टर रिलीज़ हो चुके हैं। इसे भी मैं पॉइजन डीमन वाली सीरीज़ की तरह कंप्लीट करूँगा। तो यार कोई ये कमेंट मत कर देना कि ये सीरीज़ पहले ही एक्सप्लेन की जा चुकी है। तो सीरीज़ के स्टार्ट में हम एक जंग के मैदान को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उन लाशों की तरफ देख रहा होता है। आप देख ही सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। वो अपने फेलो डिसाइपल और मास्टर की बॉडी को देखकर याद करता है कि वो लोग किस तरीके से मारे गए। हमें उस फाइट के सीन को दिखाया जाता है जिसमें वो सभी मिलकर एक पर्सन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में वो सभी बेमौत मारे जाते हैं। मेन कैरेक्टर गुस्से से दांतों को खींचते हुए बताता है 10 ग्रेट सेक्ट की इलाइट फोर्सेस ने मिलकर अटैक किया था, लेकिन एंड में उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। ये सब कुछ सिर्फ एक पर्सन की वजह से हुआ, हेवन की तरफ से भेजा हुआ डीमन, हेवनली डीमन चुनमा। हम देखते हैं कि एक पर्सन उन सभी लाशों के ढेर के ऊपर बैठा होता है। उसकी पूरी बॉडी में कई तरह के वेपन धंसे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो अब भी जिंदा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, माउंट वेसेक्ट के डिसाइपल, कितनी बुरी बात है कि तुम अकेले ही यहाँ पर बचे हो। अगर तुम सरवाइव कर लेते हो तो पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम के चर्चे रहते कि तुमने ग्रेट हेवनली डीमन चुनमा को मारा है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी सफर यही तक ही था। भले ही तुम्हारी कई सारे लोगों ने मुझ पर अटैक करने के लिए मदद की हो, लेकिन मैं हेवनली डीमन चुनमा ये एक्नॉलेज करता हूँ कि माउंट वेसेक्ट की स्वॉर्डमैनशिप इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ये बातें सुन गुस्से से अपने बाजू में धसी शॉट को निकालकर बोलता है, बकवास करना बंद करो, और फिर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख हेवनली डीमन बोलता है, काश अगर मैं एक और दिन सरवाइव कर लेता तो फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला हेवनली डीमन बन जाता, लेकिन ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। फिर वो जाने से पहले एक लास्ट वार्निंग देते हुए जाता है, एक बात याद रखना, डीमन वापस से रिटर्न होगा, और जब वो रिटर्न होगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके इन्हीं आखिरी लफ्जों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया होता है। हम देखते हैं कि उसका सर भी उन्हीं लाशों के ढेर में जा मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर उगते सूरज की तरफ देखकर बोलता है, वॉर एंड हो चुकी है, पूरा माउंट वेसेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, क्या इन सभी चीजों का कोई मतलब भी है? फिर वो खुद को ही कोसते हुए बोलता है, काश मैंने अगर अपनी ट्रेनिंग पर कुछ और ध्यान दिया होता तो मैं कम से कम एक पर्सन की लाइफ को तो सेव कर पाता, लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। फिर उसकी भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। हमें बताया जाता है कि यह माउंट वेसेक्ट के 3 ग्रेटेस्ट शॉर्ट सेंट में से एक प्लम ब्लॉसम चुनम्युंग है। हमें चुनम्युंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है तभी माउंट वेसेक्ट वालों ने उसे अडॉप्ट कर लिया होता है और फिर वहीं पर ही वो ट्रेनिंग करता हुआ बड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर उसे डांट रहा होता है क्योंकि हमारे चुनम्युंग ने अपने फेलो डिसाइपल की बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर दी होती है। चुनम्युंग उस इंस्ट्रक्टर के बातों को सुनकर बोलता है, ये तो फिर से चालू हो गया। भले ही मैं माउंट वेसेक्ट का एक डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं उसके रूल्स को कम्प्लीटली तौर पर फॉलो नहीं करता। मैंने तो माउंट वेसेक्ट की टेक्निक्स को भी कंप्लीट लर्न नहीं किया था। मुझे बस मेरे टैलेंट की वजह से अटेंशन मिलती। अगर सीधे लफ्जों में कहे तो मैं बस माउंट वेसेक्ट का एक छोटा सा रूकी डिसाइपल था। माउंट वेसेक्ट का लीडर और चुनम्युंग का मास्टर बोलता है, क्या अब तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है? चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, मुझे अपने पास्ट पर काफी रिग्रेट है। काश मैंने कुछ और ट्रेनिंग कर ली होती तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं इस तबाही को होने से रोक लेता। चुनम्युंग के मास्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हें अपने पास्ट पर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, माउंट वेसेक्ट हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फिर प्रेजेंट सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे कोई मारकर नींद से जगाता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चुनम्युंग है जो कि अब भी हेवनली डीमन चुनमा का नाम ले रहा है। ये सुनकर उसके सामने खड़ा दूसरा बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? चलो जल्दी से भीख मांगने के लिए जाओ, तुम पहले ही काफी लेट हो चुके हो। चुनम्युंग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है और ये छोटा बच्चा मुझे धमका क्यों रहा है? फिर बोलता है, छोटे बच्चे यहाँ पर आओ, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चुनम्युंग उसे हंसता देख बोलता है, ये क्या चल रहा है? मैं चुनम्युंग हूँ, माउंट वेसेक्ट के 3 प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट में से एक। मेरे सामने माउंट वेसेक्ट के एल्डर तो छोड़ो, लीडर भी मुझसे तमीज से पेश आता है, और इस छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत।
वो बच्चा डंडे को उठाकर बोलता है, आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। चुनम्योंग बोलता है, लगता है कि इस बच्चे को सबक सिखाना होगा। लेकिन तभी वो अपने हाथों को देख बोलता है, ये क्या हो गया, मेरे हाथ कब से इतने छोटे हो गए। और फिर होना क्या था, वो बच्चा जोर से एक डंडा चुनम्योंग के सर पर मारता है और फिर गुस्से से बोलता है, तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ठीक है, मैं तुम्हें आज अच्छे तरीके से समझाता हूँ। किसी इंसान को अपने दिमाग के खोने की भी कोई लिमिट होती है। ठीक है, तुम तो मुझसे मार खाकर ही मानोगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और छोटा बच्चा इंटर करता है। देखने में तो वो भी भिखारी लग रहा है। वो चुनम्योंग को पिटता देख बोलता है, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। और लिटरली भाई वो वहां से सीधा चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद हम बेचारे चुनम्योंग को देखते हैं, जो कि पेट भरकर मार खाने के बाद एक नदी के किनारे बैठा होता है। वो अपने जख्मों को साफ करते हुए बोलता है, मैंने तो माउंट वेसेक्ट में भी इतनी बुरी तरीके से कभी मार नहीं खाई। फिर गुस्से से उस बच्चे को याद करते हुए बोलता है, उस छोटे बच्चे की गलती की वजह से पूरी बैगर यूनियन को मेरे गुस्से का सामना करना होगा। फिर वो थोड़ा शांत होकर पानी में देखकर बोलता है, अब ये बच्चा कौन है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये रिइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है, जिसके बारे में बुद्धिज्म में बताया गया है? अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं माउंट वेसेक्ट को छोड़कर शाओलिन टेम्पल को ज्वाइन कर लेता। लेकिन हम देखते हैं कि वो पहले वाला बच्चा वहां पर आ जाता है। चुनम्योंग उसे देखकर बोलता है, हे तुम तो वही हो ना जो कि मुझे मार खाता देख वहां से चले गए थे। वो बच्चा उस मारने वाले बच्चे का नाम लेते हुए बोलता है, वांग चाउन तो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। क्या तुम ठीक हो? हम चुनम्योंग को देखते हैं, जो कि उसे रोकते हुए बोलता है, एक बात नहीं, मुझे तुमसे दो बातें पूछनी है। वो बच्चा चुनम्योंग के बदले बिहेवियर को देख हैरान रह जाता है। चुनम्योंग पूछता है, क्या मैं भिखारी हूँ? वो बच्चा बोलता है, ये तो सीधी सी बात है, तुम्हें अपने कपड़ों को देखकर ये अंदाजा लगा लेना चाहिए था। चुनम्योंग तो गुस्सा होते हुए बोलता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, लाना तो मैं एक भिखारी कैसे हो सकता हूँ? फिर पूछता है, दूसरी बात, चुनमा, क्या तुम चुनमा को जानते हो? वो बच्चा चुनम्योंग के ऐसे क्वेश्चन को सुनकर अजीब सा फेस बनाता है और फिर बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम मार खाने के बाद नॉर्मल एक्टिंग करोगे, लेकिन लगता है कि मैं इस बारे में गलत था। भाई इसे लग रहा है कि चुनम्योंग पागल हो चुका है। चुनम्योंग बोलता है, सीधे सीधे मेरी बातों का जवाब दो। वो बच्चा बताता है कि 100 साल पहले चुनमा हेवनली डिमोनिक कल्ट का लीडर था। ये सुनने के बाद तो चुनम्योंग को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है, क्या उस चीज को हुए 100 साल हो चुके हैं? फिर उस बच्चे की कॉलर पकड़कर बोलता है, क्या तुमने अभी चुनमा को मरे हुए 100 साल कहा? पूरे 100 साल? वो बच्चा बोलता है, अब तुम ये क्या कर रहे हो? चुनमा बोलता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? वो बच्चा बोलता है, तुम्हें झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? चुनमा शांत हो जाता है और फिर बोलता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या मैं अपनी ही मौत के 100 साल बाद रीइंकार्नेट हुआ हूँ? इसका मतलब तो मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, यानी कि इसके सभी फेलो डिसाइपल मास्टर वो सब 100 साल पहले मर गए हैं। तभी उसे माउंट वेसेक्ट की याद आती है। वो बोलता है, कहीं मेरे साथ माउंट वेसेक्ट भी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया? फिर पूछता है, माउंट वेसेक्ट के बारे में क्या? वो बच्चा बोलता है, माउंट वेसेक्ट ये क्या चीज है? ये सुनने के बाद तो चुनम्योंग को एक और बड़ा झटका लगता है। वो पूछता है, क्या तुम एक भिखारी नहीं हो? वो बच्चा बोलता है कि हाँ। चुनम्योंग बोलता है, तो फिर तुम भी बैगर यूनियन से बिलोंग करते होंगे, तो क्या तुम्हें 10 ग्रेट सेक्ट में से एक माउंट वेसेक्ट के बारे में नहीं पता? वो बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर उसे 10 ग्रेट सेक्ट के नाम बताता है जिसमें माउंट वेसेक्ट नहीं होता। ये सभी नाम अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। चुनम्योंग तो परेशान होते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या माउंट वेसेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट में से एक नहीं है? और फिर से उस बच्चे को झिंझोड़ते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? माउंट वेसेक्ट के बदले वो कंट्री साइड के बेकार सेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट बन चुके हैं। वो बच्चा चुनम्योंग की इन हरकतों से परेशान होकर बोलता है, एक मिनट रुको, माउंट वेसेक्ट, मुझे लगता है कि मैंने इस नाम को कहीं पर सुना है। हाँ याद आया, शांजी प्रोविंस में एक ऐसा सेक्ट मौजूद है, लेकिन जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से तो वो सेक्ट अब तक दिवालिया हो चुका है, यानी कि भाई वो खत्म होने की कगार पर है। चुनम्योंग ये सुनकर याद करते हुए बोलता है, माउंट वेसेक्ट जो कि मुरिम अलायंस के टॉप 3 ग्रेट सेक्ट में से एक था, क्या वो अब बैंकरप्ट होने की कगार पर है? फिर उस बच्चे को वहीं पर ही छोड़ देता है और बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद अपनी आंखों से उसे जाकर चेक करूंगा। वो बच्चा बोलता है, अगर तुम फिर से मार नहीं खाना चाहते तो चुपचाप जाकर भीख मांगो। चुनम्योंग गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसका सीधा सीधा जवाब देना। ये बॉडी जिसमें मैं अभी हूँ, इसका नाम क्या है? वो बच्चा बोलता है कि भाई भिखारी का क्या ही नाम हो सकता है, तुम्हें जो बुलाना है वो बुलाओ, वैसे हम तुम्हें चूसैम कहते थे। चुनम्योंग बोलता है, ये कैसा भिखारियों वाला नेम है? वैसे इस बॉडी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 15-16 साल का हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ और उस बच्चे का भी जिसने मुझे मारा था।
वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम कुंचिल और उस मारने वाले बच्चे का नाम कुनपाल है। अब यहाँ पर हमारा चुनम्युंग बड़ी कमाल की बात कहता है, जो कि हमें आगे वाली चैप्टर में भी काफ़ी बार दिखाई जाएंगी। वो बोलता है कि मेरा ये रूल है, मैं किसी के भी एहसान को 2 गुना रिटर्न करता हूँ और किसी की भी ग्रज यानी कि झगड़े लड़ाई को 10 गुना ज़्यादा। फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वापस आ जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शांजी प्रोविंस जाने का रास्ता कहाँ पर है? भाई ये सुनने के बाद तो हमारा कुंचिल उसे इस नज़रों से देख रहा होता है जैसे कि वो उसे कह रहा हो कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जंगल से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। वो बोलता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में घुड़सवारी नहीं सीखी क्योंकि उसे उसके जरिए जाना काफी ज्यादा स्लो लगता था, इसीलिए उसे पैदल जाना पड़ रहा है, जो कि अभी बगैर किसी इंटरनल एनर्जी और वीक बॉडी के साथ काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम थोड़े दूर जाने के बाद ही देखते हैं कि वो जमीन पर लेट जाता है। वो बोलता है, ये बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है, कुछ मिनट दौड़ने के बाद ही मैं कितना थक चुका हूँ। क्या मुझे सच में इस बॉडी के साथ शांजी प्रोविंस जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मैं रास्ते में ही मारा जाऊँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे तो मार्शल आर्ट्स को लर्न करना होगा। ये तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो यही सोच सोच कर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। वो बोलता है कि मुझ जैसा कोई ऐसा जो कि पहले ही मार्शल आर्ट की पीक पर पहुंचा था, उसके लिए तो ये बहुत ही खासम खास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे पिछली बारी भी पीक पर पहुंचने के बाद काफी रिग्रेट फील हुआ था क्योंकि वो हेवनली डीमन को नहीं हरा पाया था। हमें उसकी पिछली लाइफ के कुछ मोमेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें उसके टैलेंट के होने की वजह से वो कई सारे ट्रेनिंग के सेशन को स्किप कर लेता है। सेक्ट में दिन के टाइम शराब पीना मना था, लेकिन भाई ये रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि वो एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाता है। वो बोलता है, मेरे पास मार्शल आर्ट को लर्न करने के कई सारे मेथड है, लेकिन जिस टेक्निक का यूज करते हुए मैं अपनी इस मार्शल आर्ट जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ वो है इक्विलिब्रियम। ये काफी ज्यादा चीप टेक्निक है जो कि मुझे एक चोर बाजार में काफी सस्ते दामों में मिल गई थी। लेकिन हम भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हीरा तो कोयले की खदान में ही मिलता है। इसी तरीके से ये टेक्निक बहुत ही कमाल की है। ये मार्शल आर्ट फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। ये टेक्निक हमारी बॉडी से सभी इम्प्योरिटीज़ को निकाल कर इसे प्योर करती है और हमारी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ एनर्जी कोर यानी कि डैंटियान को भी क्रिएट करने में हेल्प करती है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ही फाउंडेशन को क्रिएट करना कहते हैं। हम देखते हैं कि चुनम्युंग ने भी अपने डैंटियान को क्रिएट कर लिया होता है। वो वहां से उठकर सीधे ही माउंट वा सेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एनर्जी एग्जॉशन की वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। वो बोलता है कि इक्विलिब्रियम टेक्निक को लर्न करने के लिए मैंने काफ़ी सारी इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर लिया है। तभी उसे उसकी पिछली लाइफ के मास्टर और सेक्ट लीडर दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं, चुनम्युंग, लगता है कि तुम अपने दिमाग को यूज़ करना भूल गए हो। चुनम्युंग ये सुनकर उन पर गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है, आखिर मैं इस तरीके से कैसे माउंट वा सेक्ट तक जा सकता हूँ? फिर वहां से सीन चेंज होकर के हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर दो भिखारी अपने लीडर के पास जाकर बोलते हैं, यहाँ पर एक और भिखारी आया है जो कि हमारे सारे पैसे ले रहा है। वो एक छोटा सा बच्चा है और देखने में काफी मासूम भी, इसलिए सभी लोग उसे ही पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर उनका लीडर बोलता है, अच्छा तो लगता है कि उसे हमें सबक सिखाना होगा। ये सुनकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने लीडर को उस भिखारी के पास ले जाते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चुनम्युंग होता है, जो कि भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है। वो लीडर उसे आवाज देता है, लेकिन चुनम्युंग तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। ये देख लीडर बोलता है, क्या तुम बहरे हो? चुनम्युंग पीछे मुड़कर बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये सुन वो लीडर गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम अपने बड़ों से इनफॉर्मली तौर पर बात कर रहे हो? लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब जबकि तुम एक छोटे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें मुझे देना होगा। चुनम्युंग ये सुनकर अपने खाने की तरफ देखता है और फिर बोलता है, तुम सभी तो काफी बेशरम हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अभी खाना खा रहा हूँ? ये सुनकर उस लीडर के साथ मौजूद भिखारी बोलता है, हे तुम बेशरम किसे कह रहे हो? चुनम्युंग अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर अपने हाथों के मसल्स को रिफ्लेक्स करते हुए बोलता है, हाँ अभी तो मेरा डांटियान ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा। फिर उन तीनों से बोलता है, वैसे अब मुझे इस बॉडी की आदत हो गई है तो तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो। मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से पिटने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज्यादा बुरा फील नहीं करोगे। ये सुनने के बाद तो उनका लीडर किटकिटा जाता है। फिर हमेशा की तरह वो अपने चेलों को आगे भेजता है, जिनमें से एक चुनम्युंग पर अटैक करता है, लेकिन चुनम्युंग तो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर उसे एक पंच मारता है, जो कि उसके लिए काफी होता है। चुनम्युंग गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, मैं माउंट वा सेक्ट का प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसने उन तीनों को पीट पीट कर बहुत ही बेहाल कर दिया होता है।
वो लीडर बोलता है, चीफ मैं तुमसे सिंसियरली तौर पर माफी मांगता हूँ। चुनम्योंग बोलता है, तुम मुझे भिखारियों का चीफ क्यों बोल रहे हो? वो बेवकूफ लीडर बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम चीफ के भिखारी हो। चुनम्योंग बोलता है, क्या तुमने फिर से मुझे भिखारी कहा? लीडर घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर देना। चुनम्योंग पूछता है, क्या तुम्हें शांजी प्रोविंस जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता पता है? वो लीडर हंसते हुए बोलता है, हम भिखारियों के अलावा और किसी ही शॉर्टकट रास्तों के बारे में पता होगा, ये तो काफी ज्यादा आसान बात है। चुनम्योंग भी ये सुनकर हंसने लगता है और फिर गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, नेक्स्ट टाइम कभी हम मिले तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूँ तो मुझे सीधा उसका आंसर देना, वरना हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना घट जाए। ये सुनकर वो तीनों भी डरकर वहां से भागने लगते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर के हमें माउंट वा सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर सेक्ट लीडर आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर बोलता है, सेक्ट लीडर मुझे आपको कुछ बताना है। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ बताओ उनैम। हाँ भाई, इसका नाम उनैम है। वो बताता है कि हमारे सेक्ट में एक छोटा बच्चा आया है जो कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। सेक्ट लीडर बोलता है, उनैम क्या तुमने उससे कहा नहीं कि अब हम कोई डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? उनैम बोलता है कि हाँ मैंने उसे कहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसे यहाँ पर ले आया। हम चुनम्योंग को देखते हैं जो कि सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम चुनम्योंग है, मैं माउंट वा सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। सेक्ट लीडर उसे देखकर बोलते हैं, ये काफी ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्चुअली में काफी इरिटेटेड है। फिर हमें इसकी इरिटेशन के बारे में पता लगाने के लिए थोड़ा टाइम पहले ले जाया जाता है, जहां पर हमारा चुनम्योंग बड़ी मुश्किल के साथ लकड़ी का सहारा लेते हुए माउंट वा सेक्ट के पास पहुंच गया होता है। वो उन तीनों भिखारियों को याद करते हुए बोलता है, इन तीनों कमीनों ने जो रास्ता मुझे बताया था वो तो शॉर्टकट से ज्यादा लॉन्ग कट था, जब भी वो मुझे मिलेंगे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देता है और फिर वो बाहुबली की तरह माउंटेन को भी क्लाइम करता है। सभी मुश्किलों को पार करने के बाद जब वो माउंट वा सेक्ट के गेट के सामने पहुंचता है, तब वो बिल्कुल ही परेशान होते हुए गेट को देखकर बोलता है, अरे वो चीज कहाँ पर चले गई? हम देखते हैं कि माउंट वा सेक्ट का तो बोर्ड ही गायब होता है। चुनम्योंग बोलता है, इस बोर्ड को तो सेक्ट लीडर रोज सुबह साफ करते थे, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तभी वहां पर शोर को सुनकर उनैम आता है। वो चुनम्योंग को देखकर बोलता है, ये तो एक छोटा बच्चा है। फिर पूछता है, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? लेकिन तुम इतनी दूर तक अकेले कैसे आ सकते हो? चुनम्योंग अपने मन में बोलता है कि मैं तो यहाँ पर पहाड़ को चढ़कर आया हूँ। फिर पूछता है, क्या आप माउंट वा सेक्ट के मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हो? उनैम बोलता है कि हाँ, तुम अभी के लिए हमारे सेक्ट में आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम अपने सेक्ट में अभी कोई भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे रात के टाइम में माउंट वा सेक्ट में काफी सर्दी होती है, इसलिए हम अपने गेस्ट को तो ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ये बातें सुनने के बाद तो चुनम्योंग का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। चुनम्योंग फ्लोर को देखकर बोलता है, इस फ्लोर को क्या हुआ? यहाँ पर इतनी मिट्टी क्यों है? यहाँ पर लगे हुए मार्बल के स्टोन कहाँ चले गए? उनैम बोलता है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? चुनम्योंग अपने मन में ही अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, हो सकता है कि खराब सिचुएशन की वजह से इन लोगों ने उसे भेज दिया होगा। फिर वो उनैम से बोलता है कि ये फर्श काफी ज्यादा अच्छा है। वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को ले आया होता है कि वो भी थोड़ी देर में धुआं धुआं हो जाती है, क्योंकि वो एक तरफ देखकर बोलता है, यहाँ मौजूद गोल्डन पैलेस कहाँ पर चला गया? फिर उनैम से पूछता है, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ गुम हो गया है? उनैम उस तरफ देखकर बोलता है, अच्छा तो तुमने भी उसे नोटिस कर ही लिया। फिर पता नहीं क्यों अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोलता है, वैसे ये हमारे लिए कहना काफी शर्मनाक होगा, लेकिन ये हमारे सेक्ट की ग्लोरी को बचाने के लिए दी गई कुर्बानियां हैं। यानी कि भाई उन लोगों ने इस गोल्डन पैलेस को भी बेचकर खा लिया है और तो और प्राउड भी फील कर रहा है। चुनम्योंग गुस्से से बोलता है, ग्लोरी गई भाड़ में। उनैम बोलता है, क्या तुमने अभी कुछ कहा? चुनम्योंग बोलता है कि नहीं। फिर वो उसे फॉलो करता है और फिर बोलता है, ये तो समझने वाली बात है, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि हालात ही कुछ ऐसे होंगे कि उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। फिर वो चलते हुए यून युआन टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। चुनम्योंग उसे देखकर बोलता है, चलो अच्छी बात है कि कम से कम ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। उनैम बोलता है, जाओ अंदर जाकर हमारे एंसिस्टर को रिस्पेक्ट पे करो। चुनम्योंग जैसे ही अंदर झांकता है उसे फिर से एक बड़ा शॉक लगता है। वो बोलता है, एक मिनट, ये जगह इतनी खाली क्यों है? यहाँ रखा हुआ अगरबत्ती और मोमबत्ती का गोल्डन पॉट कहाँ चला गया? और वो गोल्डन ड्रैगन का स्टैचू और एंसिस्टर के हाथों लिखा हुआ स्क्रोल, वो सब चीजें कहाँ पर है? ये सब तो ठीक है, लेकिन वो फ्लावर कहाँ चला गया? उनैम पीछे से बोलता है, क्या तुम फ्लावर की बात कर रहे हो? चुनम्योंग बोलता है कि हाँ, वो यहीं पर ही था, कहाँ गया? उनैम बोलता है, वैसे तुम्हें इस बारे में कैसे पता? फिर वो सोचते हुए बोलता है, एक फ्लावर जिसे प्लम ब्लोसम ने कुछ स्ट्रेन से मेटल के जरिए क्रिएट किया था। चुनम्योंग बोलता है कि हाँ हाँ वही, कहाँ पर है? उनैम बड़े ही मासूमाना अंदाज में बोलता है कि हमने उसे बेच दिया, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका यूज कहाँ पर करना
करना है, और वैसे भी वो इस टेम्पल पर सूट नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने एक अच्छे मर्चेंट को ढूंढकर उसे हाई प्राइस पर बेच दिया। ये सुनने के बाद तो चुनम्यूंग के दिल पर एक बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो वहीं पर ही घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने पिछले सेक्ट लीडर को याद करते हुए बोलता है, शयूंग, सच में हमारा माउंट हुआ सेक्ट बैंकरप्ट हो गया है। दो डिवाइन आर्टिफैक्ट और व्हाइट प्लम ब्लोसम, वो भी अपनी नॉक्टेरियल फ्रेग्रेंस के साथ। वो गोल्ड की तरह चमकदार तो नहीं था, लेकिन सिल्वर की तरह बेकार भी नहीं। वो हमारे माउंट हुआ सेक्ट के राइटियस पाथ की स्पिरिट को होल्ड किए हुए था और इन बेवकूफों ने उसे बेच दिया। इससे पहले कि हमारे सेक्ट की हालत और भी बुरी हो जाए, मुझे जल्दी से इसे रोकना होगा। फिर वो उनैम के सामने अपने सर को झुकाकर बोलता है, मैं सिंसियरली तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मुझे माउंट हुआ सेक्ट के सेक्ट लीडर से एक बार मिलने दे। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि चुनम्यूंग सेक्ट लीडर के सामने खड़ा होता है। सेक्ट लीडर बोलता है, अच्छा तो तुम हमारे माउंट हुआ सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? चुनम्यूंग बोलता है कि हाँ। सेक्ट लीडर बोलता है, तो फिर तुम्हें हमारे सेक्ट के बारे में पता होगा। चुनम्यूंग हमें बताता है कि वो ये जानता है कि सेक्ट लीडर उसकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो एक प्लान के साथ यहाँ पर आया है। वो ये बताने वाला होता है कि माउंट हुआ सेक्ट की वॉर में फाइट करने वाला मार्शल आर्टिस्ट चुनजिन एक खाई से नीचे गिर जाता है। तभी वहां से गुजरने वाले एक लकड़हारे की उस पर नजर पड़ती है, जो कि उसकी जान को बचा लेता है। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए चुनजिन उस लकड़हारे को मार्शल आर्ट सिखाता है, और मैं उसी लकड़हारे का पोता हूँ। इसका मतलब तो यही है कि इस सेक्ट में मेरी पोजीशन सेक्ट लीडर के बराबर होंगी, और अगर हम इससे कम भी समझे तो मेरी पोजीशन यहाँ मौजूद सभी यंग लोगों में सबसे ज्यादा होंगी, यानी कि किसी यंग मास्टर की तरह। वो अपने इसी प्लान को सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर जल्दी से मुझे रिजेक्ट करो ताकि मैं तुम्हें ये रीजन बता सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर तो उसे एंट्री दे देता है। गई भैंस पानी में। ना ही हमारा चुनम्यूंग उन्हें रीजन बता पाया है और ना ही अब उसे हाई पोजीशन मिलने वाली है। वो तो बिल्कुल ही बौखला जाता है। सेक्ट लीडर बोलता है, अब जबकि तुम सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। उनैम बोलता है, सेक्ट लीडर लेकिन तुमने ही तो कहा था कि अभी हम डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, और वैसे भी ये तो हमारी किस्मत में लिखा होगा। ये सभी बातें सुनकर चुनम्यूंग अपने मन में बोलता है, तुम्हें अनजान लोगों पर थोड़ा सा सस्पिशियस होना चाहिए। सेक्ट लीडर बोलता है, हम तो सर्दियों में भटकने वाले जानवरों को भी खाना देते हैं, तो फिर आखिर हम इतने छोटे बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं? फिर उनैम से बोलता है, इस बच्चे को रहने की जगह बताओ और जल्दी से एंट्रेंस सेरेमनी का इंतजाम करो। उनैम यस सर बोलकर वहां से चला जाता है। सिचुएशन को इतनी बुरी तरीके से बिगड़ता देख चुनम्यूंग बोलता है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पोजीशन तो बिल्कुल ही गिर जाएंगी। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि चुनम्यूंग ने एक थर्ड रेट डिसाइपल का ड्रेस पहना होता है। वो बोलता है, ये मेरी जिंदगी में आखिर क्या हो रहा है? फिर उस रूम को देखकर बोलता है, मुझे अच्छे से याद है कि इस रूम को गेस्ट के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि माउंट हुआ सेक्ट में ज्यादा रूम प्रोवाइड नहीं किए जाते। जो भी नया डिसाइपल ज्वाइन होता उसे अपने टीचर के रूम में रुकना होता था, लेकिन अब तो ये सब कुछ चेंज हो गया है। इसका मतलब तो यही है कि मेरे साइड वाले रूम में भी दूसरे डिसाइपल होंगे। वो उस तरफ झांक ही रहा होता है कि पीछे से एक डिसाइपल आकर बोलता है, हे तुम दूसरों के रूम में क्या देख रहे हो? क्या तुम कोई चोर हो? उसकी आवाज सुनकर दूसरे रूम से भी डिसाइपल बाहर आकर पूछने लगते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। वही पहला वाला डिसाइपल अपने सीनियर डिसाइपल से बोलता है कि ये मेरे रूम में झांक रहा था। ये सभी बातें सुनकर चुनम्यूंग अपने मन में बोलता है, आखिर मुझे ही क्यों इन सभी हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है? तभी वहां पर उनके टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर आकर बोलते हैं, यहाँ पर क्या मजमा खड़ा रखे हो, चलो जल्दी से ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है। ये सुनकर वो सभी अपने टीचर से माफी मांगकर वहां से जाने लगते हैं। टीचर चुनम्यूंग की तरफ देखकर उसका नाम पूछता है। चुनम्यूंग उसे अपना नाम बताता है। टीचर बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर नए हो, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ज्यादा देर हो गई है, तो तुम कल से ज्वाइन कर लेना। वहां से जा रहे डिसाइपल में वही पहला वाला डिसाइपल पीछे मुड़कर चुनम्यूंग को देखता है और फिर बोलता है, हे मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। इतनी खतरनाक वार्निंग सुनने के बाद चुनम्यूंग बोलता है, अच्छा तो तुम लोग माउंट हुआ सेक्ट के सक्सेसर हो, तो मैं भी तुम्हें एक प्रॉपर अटेंशन दूंगा। और उसकी खतरनाक स्माइल से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका अटेंशन देने का क्या मतलब है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही पहले वाला डिसाइपल बोल रहा होता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। चुनम्यूंग बोलता है, क्या कपड़े उतारो? लेकिन क्यों? वो डिसाइपल बताता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़े उतार कर डांस करना होगा? इसी तरीके से तो हम आदमी एक दूसरे के करीब आते हैं, और फिर थोड़ी सी मार खाने के बाद तुम अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना भी सीख जाओगे। हम देख सकते हैं कि चुनम्यूंग ये बातें सुनकर काफी गुस्सा हो गया होता है। फिर बोलता है, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, हमारे एडवाइजर यानी कि वही इंस्ट्रक्टर कहाँ पर है? वो डिसाइपल बोलता है कि वो रात के टाइम में ट्रेन नहीं करते। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे हो, लगता है कि मुझे अपने माइंड को चेंज करके स्टार्टिंग तुम्हें थोड़ा सा पीटने से करनी चाहिए।
चुनम्योंग बोलता है, सीनियर अपने गर्दन के मसल को थोड़ा फ्लेक्स कर लीजिए। वो डिसाइपल कुछ समझ पाता उससे पहले ही चुनम्योंग ने उसके फेस पर एक घूसा मारा होता है, जिसकी वजह से वो डिसाइपल सीधे ही छत से जाकर टकराता है। ये देखकर तो वो दूसरे डिसाइपल बिल्कुल चौंक जाते हैं। वही खड़ा हमारा चुनम्योंग बिल्कुल ही इविल सा फेस बनाकर बोलता है, सीनियर्स क्या तुमने ही नहीं कहा कि हम स्टार्टिंग मारपीट से करने वाले हैं। ये देखकर तो वो सभी डिसाइपल की फटके चौसठ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस रूम के ऊपर से कई सारी चिड़िया उड़कर चली जाती है। इसका मतलब तो यही है कि वहाँ पर काफ़ी शोर मच रहा है। फिर हम देखते हैं कि चुनम्योंग का कोई शोल्डर मसाज कर रहा होता है और वो सभी डिसाइपल उसके सामने सर झुकाकर बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें चुनम्योंग का डांस पसंद नहीं आया। बहुत शौक था इन्हें चुनम्योंग को डांस करता हुआ देखने का। फिर वो उसी रेड हेयर वाले डिसाइपल को बोलता है, सीनियर जोग्योल यहाँ आओ, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं असल में माउंट वर्स एक्ट की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि हेवनली गोल्डन प्लेस के साथ क्या हुआ और माउंट वर्स एक्ट में इतनी ज्यादा तबाही क्यों मची है। जोग्यूल, जिसके चेहरे को देखकर मुझे काफी हंसी आ रही है, वो बताता है कि सीनियर आपको प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंड के बारे में तो पता ही होगा, जिन्होंने हेवनली डेमन शुनमा को डिफीट करने में मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन उसके बाद हेवनली डेमोनिक सेक्ट के बाकी मेंबर्स काफी गुस्सा हो गए और जोंगयान रीजन पर अटैक किया। इसके साथ साथ उन्होंने माउंट वर्स एक्ट पर भी अटैक करके आग लगा दी। उसी डैमेज की वजह से हम आज तक अपनी पुरानी पावर्स को रिकवर नहीं कर पाए हैं। ये बातें सुनने के बाद तो चुनम्योंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो बोलता है, क्या इसका मतलब तो यही है कि माउंट वर्स एक्ट मेरे वजह से बैंकरप्ट हुआ है। अब तो मुझे अपने आप से ही नफरत हो रही है। फिर हमें उसकी एक पास्ट लाइफ की मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें वो अपने सेक्ट लीडर या फिर उसके मास्टर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, हमें उस टाइवल्स टेक्निक को निकाल देना चाहिए। वैसे भी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इस वजह से तो हमारे डिसाइपल फालतू में ही काफ़ी परेशान हो जाएंगे। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उसे लाइब्रेरी से निकाल दे। ये सुनकर सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। फिर बोलते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करो। मुझे बताओ, अब तुम अपने डिसाइपल को किस तरीके से ट्रेन करोगे। चुनम्योंग बहुत ही खतरनाक आंसर देता है। वो बोलता है, मैं अपने डिसाइपल को मार मार कर अधमरा कर दूंगा। उसके बाद तो वो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर दिखाएगा। फिर प्रेजेंट टाइम में चुनम्योंग बोलता है, उसके बाद कभी भी सेक्ट लीडर ने मुझसे डिसाइपल को एक्सेप्ट करने के बारे में बात नहीं की। भाई कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि ये सुनने के बाद भी तुम्हें डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करेगा। खैर छोड़ो। तभी पीछे से एक और डिसाइपल आकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में बोलता है कि सीनियर। ये सुनकर चुनम्योंग बोलता है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो और सीधा बताओ कि क्या काम है। वो डिसाइपल बोलता है कि हमारे इंस्ट्रक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम देखते हैं कि कई सारे डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इनकी ट्रेनिंग तो बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रही होती है, जिसे हमारा चुनम्योंग भी साइड में इंस्ट्रक्टर के साथ खड़ा बड़ी अजीब सी नज़रों के साथ देख रहा होता है। फिर पूछता है, अब ये कौन सी शॉर्ट टेक्निक है। वो इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि ये इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक है। इसे माउंट वर्स एक्ट के सभी शॉर्ट टेक्निक का फंडामेंटल माना जाता है। ये सुनने के बाद हमारा चुनम्योंग बड़ा ही अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, क्या सभी शॉर्ट टेक्निक का फंडामेंटल। आखिर ये बेवकूफ़ क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बच्चों को स्ट्रांग बनने से दूर करने जैसा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स बुक का यूज़ कर रहे हो। भले ही इस तरीके का यूज़ करने के बाद बच्चे जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका फंडामेंटल सही नहीं होता है तो उनकी ग्रोथ अटक जाएंगी। ज़रा इस नीले आसमान को देखो, कितना अच्छा नज़र आ रहा है, बिल्कुल बगैर किसी बादल के। ये तो हमारे माउंट वर्स एक्ट के फ्यूचर को दर्शाता है, जिसमें भी कुछ नहीं रखा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे स्टार्ट कहाँ से करूँ। फिर वो अपने साइड में खड़े डिसाइपल को बोलता है, सीनियर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सी टेक्निक को लर्न कर रहे हो। वो बताता है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक को लर्न करते हैं। उसके बाद हमें शॉर्ट टेक्निक के 7 स्टेजेस को लर्न करना होता है। फिर ग्रेजुएट होने के लिए हम प्लम ब्लॉसम हाउस से कोई भी लेसर किंग टेक्निक को मास्टर करते हैं। ये सब कुछ लर्न करने के बाद हम माउंट वर्स एक्ट की सेक्रेट टेक्निक को लर्न करने के काबिल हो जाते हैं। फिर हमें टाविस फ्लमोक्स शॉर्ट टेक्निक को लर्न कराया जाता है। ये सुनकर चुनम्योंग बोलता है, क्या भाई ये वही शॉर्ट टेक्निक होती है जिसे पास में चुनम्योंग ने अपने सेक्ट लीडर को लाइब्रेरी से निकाल लेने के लिए कहा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चुनम्योंग अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, ये सभी बेवकूफ़ अब भी उस बेकार सी टेक्निक को लर्न कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होकर के हम बोर्डिंग एरिया को देखते हैं, जहाँ पर चुनम्योंग जोग्यूल को आवाज़ लगाता है। जोग्यूल तो उसे देखकर बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है, यस सीनियर। चुनम्योंग बोलता है, तुम्हें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। जोग्यूल बोलता है, तुम किस फेवर की बात कर रहे हो।
चुनम्योंग बोलता है सभी बोर्डिंग हाउस के डिसाइपल से कह देना कि वो प्लम ब्लॉसम हाउस के बाहर सुबह 5 बजे जमा हो जाए। और हाँ, मैं जिन चीज़ों का तुमसे कहूँगा तुम्हें उन्हें भी प्रिपेयर करना है, हमें उन चीज़ों के बारे में अभी नहीं बताया जाता। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर लोगे। फिर वो उसे वहाँ से जाता देख बोलता है फिलहाल में माउंट वेसेक में ना पैसा है, ना टेक्निक है और ना ही टैलेंट है। अगर माउंट वेसेक रातों रात कोलैप्स हो जाता है तो यह कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। वैसे भी अभी मैं सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और वो है टैलेंट, जो कि वो जोग्युल की तरफ देखकर बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह 5 बजे वो सभी डिसाइपल वहां पर जमा हो गए होते हैं और वो काफी गुस्से में होते हैं, जिन्हें देख जोग्युल अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि वो कल रात बोर्डिंग हाउस में नहीं थे, मतलब कि इन्हें हमारे चुनम्योंग के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहां पर चुनम्योंग आ जाता है। उसे देखकर एक सीनियर डिसाइपल बोलता है हे आखिर तुमने अपने सीनियर को यहाँ 5 बजे क्यों जमा किया हुआ है, क्या तुमने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखी? ये सुनकर चुनम्योंग मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे प्यारे सीनियर्स, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अपने सीनियर्स को समझ नहीं पाया। माफी के तौर पर क्या हम लोग बोर्डिंग हाउस में जाकर थोड़ी सी बात कर सकते हैं? फिर वो उन सभी सीनियर्स को हाउस में ले जाकर दरवाजे को लगा देता है। बाकी बचे हुए लोग तो बड़ी परेशान भरी नजरों के साथ उस हाउस को देख रहे होते हैं। जोग्युल बोर्डिंग हाउस को देखकर बोलता है मुझे लगता है कि ये हाउस हल्का हल्का शेक कर रहा है, आप लोगों को तो पता ही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल भागते हुए बाहर आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। चुनम्योंग बोलता है बहुत अच्छे, थोड़ा और खामोश रहना, कहीं हमारे इंस्ट्रक्टर जाग ना जाए। तो आज से हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आज से हम सभी एक साथ ट्रेन करने वाले हैं। देखते देखते सुबह हो जाती है, उनके इंस्ट्रक्टर भी जाग गए होते हैं। वो बोलते हैं आज सुबह तो मुझे कोई ग्रीट करने के लिए नहीं आया, लगता है कि वो सभी अब भी सो रहे हैं। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो उन्हें एक न्यू कमर ने ज्वाइन किया है, जरूर वो उसे पूरी रात बुली किए होंगे। मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। जोग्युल कुछ ज्यादा ही जंगली होता जा रहा है, लेकिन वो अपने सामने का नजारा देखकर तो बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल बिल्कुल मरने की कगार पर आ चुके होते हैं। वो सभी तो बस मदद के लिए अपने माँ बाप को पुकार रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर भी उन्हें देखकर बोलता है आखिर ये लोग इतने ज्यादा बुरी कंडीशन में क्यों है? फिर वो एक से पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम सबके साथ ये क्या हुआ है? वो सभी तो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कि वो चुनम्योंग का नाम बताने के लिए हेजिटेट कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर भी समझ जाता है। फिर वो जोग्युल की तरफ देखता है, जो कि खुद काफी खराब कंडीशन में होता है। तभी इंस्ट्रक्टर की नजर उसके पीछे पड़ती है। वो हमारे चुनम्योंग को देखकर बोलता है ये बच्चा, ये तो वही न्यू कॉमर है ना? हम देखते हैं कि चुनम्योंग तो दो बड़े बड़े पत्थरों के साथ स्कॉट्स लगा रहा होता है। उसने 5 बजे से अब तक 10,085 स्कॉट्स लगाए होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर को देखकर रुक जाता है। इंस्ट्रक्टर भी उसे देखकर अपने मन में बोलते हैं ये बच्चा इतना ज्यादा थक गया है कि उसके पैर भी कांप रहे हैं। फिर वो चिल्लाकर दूसरे डिसाइपल से बोलते हैं जल्दी से इसके लिए पानी ले आओ। चुनम्योंग ये सुनकर बोलता है कि नहीं, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो जब पानी पी रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर उससे पूछते हैं चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। चुनम्योंग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, हमने तो बस अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग की है। चुनम्योंग की ऐसी बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर अपने पीछे देखते हैं, जहाँ खड़े डिसाइपल ऐसे इशारे कर रहे होते हैं जैसे कि वो कह रहे हो कि हमें यहाँ से बचा लो। लेकिन जैसे ही चुनम्योंग वहाँ पर देखता है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर भी ये देख हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी इस छोटे बच्चे से इतना डर क्यों रहा है? ये सभी तो अपने आप को माउंट वेसेक का डिसाइपल कहते हैं, लेकिन फिर भी एक न्यू कॉमर से डर रहे हैं। मुझे इसे एक वार्निंग तो देनी होगी। फिर वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के अपने रूल्स है, तुम्हें किसने कह दिया कि इनकी नींद को सैक्रिफाइस करके इनसे ट्रेनिंग करवाओ? चुनम्योंग ये सुनकर बोलता है ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। इंस्ट्रक्टर भी ये जवाब सुनकर हैरान होते हुए बोलते हैं मैंने इससे ऐसे आंसर को एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो मैं इसे कम से कम अपने सीनियर को धमकाने पर डांटता हूँ। लेकिन वो हमारे चुनम्योंग के मासूम से चेहरे को देखकर रुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये थर्ड क्लास डिसाइपल तो बेवकूफ़ है जो कि एक न्यू कॉमर के जरिए धमकाए जा रहे हैं, और अगर मैं इसे धमकाता हूँ तो मैं उनसे भी बड़ा बेवकूफ़ बन जाऊंगा। तभी साइड से चुनम्योंग बोलता है कि 1 मंथ, आप मुझे सिर्फ 1 मंथ दो, मैं आपको उसमें ही रिजल्ट बताऊंगा। वैसे भी मैं अपने सीनियर की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो लोग भी इस ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड है। देखो ज़रा, इनमें से एक ने भी इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की। फिर वो उन डिसाइपल को आवाज़ लगाकर बोलता है क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? वो सभी डर के मारे हाँ कहते हैं। इंस्ट्रक्टर उसे देखकर सोचते हैं लगता है कि ये मुझे ये बता रहा है कि इनमें से कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता। आखिर ये बच्चा आया कहाँ से है?
फिर पूछते हैं वैसे ये टास्क तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, तो फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। चुनम्योंग बताता है आपकी ट्रेनिंग के साथ हम काफी स्ट्रांग बनने वाले हैं, लेकिन अगर हम अपनी थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस करके और एफर्ट्स लगाते हैं तो हम काफी स्पीड में स्ट्रांग बनेंगे। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं अच्छा, तो इस बच्चे का ट्रेन कराने के पीछे कोई दूसरा रीजन नहीं है। फिर पूछते हैं लेकिन तुमने अपने सीनियर्स को ही ट्रेन करने के लिए क्यों चूज किया। चुनम्योंग बोलता है कि ये तो बस मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे सीनियर्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इंस्ट्रक्टर भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा, तो ये अपने सीनियर्स को लुक डाउन करने के बजाय उन्हें प्राइज कर रहा है। और फिर वो भी खुश होते हुए अपने डिसाइपल्स की तरफ मुड़कर बोलते हैं मैं तुम लोगों के इस ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से काफ़ी खुश हुआ हूँ। अगर तुम पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखोगे। उन डिसाइपल्स को तो कोई बात समझ नहीं आती, वो तो अब भी अपने इंस्ट्रक्टर को बस अपने आप को सेव करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर तो बस अपनी पतली गली पकड़कर वहां से निकल लेते हैं। चुनम्योंग ये देखकर बोलता है सीनियर्स, ऐसी बात भी तो नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए कहा है, क्यों ना हम थोड़ी सी बोर्डिंग हाउस में जाकर बातें कर ले। फिर हम देखते हैं कि चुनम्योंग ने एक और बार उनकी धुलाई कर ली होती है। वहां से कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि चुनम्योंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा छोटा सा डेंटियान अब बन रहा है, और वैसे भी इन कुछ दिनों में मैंने माउंट वेस एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता किया है, जैसे कि बोर्डिंग हाउस जिसे पहले गेस्ट रूम या फिर प्राइवेट रूम के तौर पर यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पर इसे डिसाइपल्स को दे दिया गया है। और दूसरी बात है सेक्ट लीडर और उनके साथ वाले पेडिग्री, ये लोग अपनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को छोड़कर काफ़ी वीक हो चुके हैं, जिस वजह से उनके डिसाइपल्स भी वीक होते जा रहे हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ को आज से 100 साल पहले वाले माउंट वेस एक्ट की स्ट्रेंथ से कम्पीट करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। वैसे भी जब तक मैं यहाँ पर हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनाना कोई अनरीचेबल ड्रीम नहीं है जिसे कि पूरा नहीं किया जा सकता हो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक की हालत इतनी ख़राब हो गई होती है कि वो तो अपने चॉपस्टिक को भी पकड़ नहीं पाता। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, पिछले 4 दिनों से मुझे चॉपस्टिक को पकड़ना नहीं आ रहा है। फिर वो चिल्लाकर जोग्युल से बोलता है हे, क्या तुम उसे कुछ नहीं कहने वाले? क्या हमें सच में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि हम खाना भी ना खा सके? जोग्युल बिल्कुल चुप रहता है। वो बोलता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ? अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत करनी है तो खुद जाकर करो। वैसे भी वो तुम्हें अवॉइड थोड़ी ना कर रहा है। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने से सीनियर डिसाइपल से कहता है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलोगे? वो भी जोग्युल के साथ बाहर आ जाता है। फिर बोलता है जोग्युल, तुम इन पिछले दिनों में काफी रिफ्रेश नजर आ रहे हो। जोग्युल बोलता है सीनियर, आप माउंट वेस एक्ट के बारे में क्या सोचते हो? सीनियर बोलता है इस क्वेश्चन का आंसर देना काफी डिफिकल्ट है। जोग्युल बोलता है एक बार मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊं तो ये सभी चीजें यहीं पर ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपके बारे में क्या? आप तो अपनी पूरी जिंदगी माउंट वेस एक्ट में रुकने वाले हैं। सीनियर बोलता है कि हाँ, वैसे तुम सही बोल रहे हो। जोग्युल बोलता है मुझे तो लगा था कि माउंट वेस एक्ट यहीं पर ही खत्म होने वाला है। सीनियर बोलता है कि जोग्युल, तुम काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम इतनी आसानी के साथ कह सको। जोग्युल बोलता है कि हाँ, लेकिन चुनम्योंग के आने के बाद मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। भले ही मॉर्निंग ट्रेनिंग हमसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, लेकिन उसके बाद ही मुझे पता चला है कि मैंने आज तक कभी अपने आप को मार्शल आर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा पुश नहीं किया। और रही बात उस बच्चे की, वो तो हमसे भी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थका ही नहीं हो। उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। इसीलिए मैं भी एक स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट बनकर पूरी दुनिया को लीड करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। ये सुनकर उसका सीनियर भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। हम देखते हैं कि चुनम्योंग भी वहीं पेड़ पर बैठा उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो बोलता है इन दोनों को कन्विंस करना काफ़ी आसान था, लेकिन अब भी मुझे काफ़ी कुछ करना है। वो अभी वहीं पर ही सुकून से लेटा होता है कि कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सभी चिल्ला चिल्ला कर सेक्ट लीडर को बुला रहे होते हैं। फिर वो लोग गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हमारे दोनों भी मास्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। वो तो बस यही कह रहे होते हैं कि सेक्ट लीडर को बाहर बुलाओ, हम और ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, तुम्हें हमारा पैसा हमें वापस करना होगा। ये सभी बातें सुनकर तो चुनम्योंग एक अजीब सा फेस बनाता है। वो बोलता है क्या पैसा वापस करना होगा? अब मुझसे ये मत कहना कि इन लोगों ने कर्जा भी ले रखा है।
उन लोगों की बातें सुन सेक्ट लीडर भी बाहर आ जाते हैं। वो इन बातों से अनजान बनते हुए पूछते हैं, आखिर तुम सभी इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो सभी गांव वाले ये सुनकर बोलते हैं, सेक्ट लीडर अब हमारे सामने एक्टिंग करना बंद करो। तभी उन सभी में से एक आदमी आगे आता है जो कि देखने में उनका लीडर लग रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर कैसे हो आप? सेक्ट लीडर उसे देखकर बोलते हैं, पवेलियन ऑनर कॉन्ग, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पर आओगे। पवेलियन ऑनर बोलता है, वैसे मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप तो देख ही सकते हैं कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और वैसे भी जो डेट हमने आपको पैसे लौटाने के लिए दी थी उसे गुजरे हुए तो कई दिन हो चुके हैं, और हमने पहले ही माउंट वेस्ट की सिचुएशन को समझकर उस डेट को कई बार आगे बढ़ाया है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात करें तो आपको हमें रूल को ब्रेक करने की वजह से कंपनसेट करने की ज़रूरत है, लेकिन आपने हमारी कई बार जान बचाई है, इसलिए हम आप पर ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहते। तो 7 दिन, अगर 7 दिन में आप हमारा पैसा नहीं लौटाते तो हम माउंट वेस्ट के टेम्पल को एज अ कंपनसेशन हड़प कर लेंगे। ये सभी बातें सुनने के बाद तो हमारे चुनम्यूंग को एक हिचकी लगती है। वो सभी चुनम्यूंग की तरफ देखते हैं। सेक्ट लीडर भी मन में सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि इस बच्चे ने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि इसे नहीं देखना चाहिए था। फिर सीन चेंज होकर के हम चुनम्यूंग को देखते हैं जो कि अपने बोर्डिंग रूम में बैठा होता है। वहाँ पर जोग्युल एक डिसाइपल से बात कर रहा होता है, जिनकी बातों से उसे पता चलता है कि ये सभी लोग नीचे विलेज में रहने वाले मर्चेंट है। उसे ये भी पता चलता है कि सेक्ट लीडर से बात करने वाला पर्सन हुआ पवेलियन का ऑनर है, जो कि उन सभी मर्चेंट में सबसे ज्यादा अमीर है। ये सुनने के बाद तो हमारे चुनम्यूंग का फेस कुछ ऐसा हो जाता है। वो गुस्से से बोलता है, क्या तुमने अभी हुआ पवेलियन की बात की? लेकिन ये तो पहले माउंट वेस्ट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। फिर वो उस डिसाइपल को कॉलर से पकड़कर बोलता है, क्या सच में वो हुआ पवेलियन का ऑनर अपने ही सेक्ट को पैसे ना देने की वजह से उसके टेम्पल पर कब्जा करना चाहता है? लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, 1 मिनट रुको, हुआम पवेलियन तो सेक्ट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो फिर सेक्ट को पैसे देना ये कोई उधारी वाली बात थोड़ी ना हुई। लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वो जोग्युल से बोलता है, जाओ जाकर उस चीज को ले आओ जल्दी से। जोग्युल जल्दी से जाकर उस चीज को ले आता है जो कि एक ब्लैक ड्रेस होता है। चुनम्यूंग उसे पहनते हुए बताता है, बड़े बुड्ढे कहते थे कि बुद्धा को मारना अपने बाप दादा को मारने के बराबर है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम बुद्धा से मिलते हो तो उसे मार दो, अगर तुम अपने बाप दादा से मिलते हो तो उसे भी मार दो, क्योंकि अगर तुम ट्रूली डाओ के रास्ते को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस रास्ते को ब्रेक करना आना चाहिए। भाई हमारा चुनम्यूंग तो अब डिमोनिक रास्ते को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर वो वहां से सीधे ही पवेलियन के पास पहुंच जाता है। पवेलियन से तो कई सारे लोगों की हंसने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि वो सभी मर्चेंट तो वहां पर पार्टी कर रहे होते हैं। वो सभी माउंट वेस्ट का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने उनका फेस देखा? अब तो हमने उन्हें फाइनल वार्निंग दे दी है। तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने हमसे कितने पैसे लिए होंगे? 100,000 न्यांग। लेकिन पवेलियन ऑनर की वजह से तो वो और भी ज्यादा घबरा गए थे। पवेलियन ऑनर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ एक मर्चेंट हूँ जो कि अपने प्रॉफिट को देखता है। और फिर वो अपनी चिकनी चौमड़ी बातें करते हुए बोलता है, वैसे मुझे उन लोगों के साथ ऐसा करने पर काफी बुरा फील हो रहा है, क्योंकि हम इतनी जनरेशन से इतने अच्छे रिलेशनशिप में जो थे। वो बेवकूफ मर्चेंट भी उसकी बातों में आकर बोलते हैं, अरे यार अब बस भी करो, तुमने पहले ही उन्हें काफी बार जाने दिया है, वैसे भी अब लोग तुम्हारी रहमदिली की काफी तारीफ करते हैं। पवेलियन ऑनर अपने मन में बोलता है, ये सभी लोग कितने केयरफ्री हो रहे हैं, क्या इन्हें सच में लगता है कि अपनी इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ जी सकते हैं? इन्हें तो माउंट वेस्ट की पावर के बारे में पता ही नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है जिसे कि लुक डाउन किया जा सके। वैसे भी इसकी पावर इसके कॉम्बैट स्टाइल में नहीं बल्कि इसकी ग्रेट हिस्ट्री में है। पूरे शांजी प्रोविंस में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके माउंट वेस्ट के साथ कनेक्शन ना हो। वैसे अभी तो माउंट वेस्ट काफी वीक हो चुका है, बिल्कुल इस चिकन के तरह जो कि मामूली सी चॉपस्टिक के जरिए फाड़ा जा सकता है। भाई यार ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड नहीं हो गया? खैर छोड़ो, एक मर्चेंट बोलता है, पवेलियन ऑनर आखिर आप माउंट वेस्ट के टेम्पल के साथ क्या करेंगे? वैसे उसे बेचना काफी मुश्किल होगा, क्यों ना हम टेम्पल के बदले कुछ और ले ले? पवेलियन ऑनर बोलता है, उस टेम्पल की कीमत तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। भले ही वो देखने में एक पुराना टेम्पल लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू की गारंटी मैं दे सकता हूँ। वो मर्चेंट बोलता है, मैं आपकी बातों को समझा नहीं, जिस वजह से पवेलियन ऑनर गुस्सा हो जाता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं ये तुमको डायरेक्ट नहीं बता सकता। माउंट वेस्ट के कई सारे एनिमीज है जो उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। टेम्पल ही माउंट वेस्ट का मेन कोर है, अगर वही नहीं रहेगा तो माउंट वेस्ट का वजूद मिट जाएगा।
तुम्हें क्या लगता है ऐसे कितने सेक्ट होंगे जो कि टेम्पल को मिटाने के लिए हमें भर भर कर पैसा भेजेंगे? इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। ये सुनकर एक मर्चेंट बोलता है, पवेलियन ऑनर तुम तो कमाल के आदमी हो। और फिर वो इसी खुशी में चेस करने लगते हैं। फिर हम उसी ग्रीन ड्रेस वाले मर्चेंट को देखते हैं जो कि अब भी नशे में चूर अपनी मीठी मीठी बातें सोचते हुए वहां से जा रहा होता है। वो सोचता है माउंट वेसेक्ट से पैसे मिलने के बाद तो हम जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाएंगे। सच में जब बात पैसे की होती है तो पवेलियन ऑनर बहुत ही चालाक आदमी है। वैसे आज तो आसमान में चांद भी नजर नहीं आ रहा है, कितना अंधेरा है। शायद मुझे आज मेन स्ट्रीट से जाना चाहिए था, क्योंकि यार हम भी जानते हैं कि रात के अंधेरे में बारीक गलियों में चोर चपाटों के होने का डर होता है। तभी उसे अपने सामने कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। जब वो ध्यान से देखता है तो वो हमारा चुनम्युंग होता है। वो बोलता है, हे तुम यहीं पर ही रुको। वो मर्चेंट सोचता है क्या ये कोई चोर है, लेकिन आखिर चोर कब से इतने अजीब ड्रेस पहनने लग गए। फिर पूछता है, क्या तुम कोई चोर हो या फिर कुछ और? चुनम्युंग बोलता है, मेरा पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये सुनकर वो मर्चेंट बोलता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, लेकिन बात ऐसी है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं जो कि मुझे कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ते। चुनम्युंग उन्हें देखकर बोलता है, अच्छा तो ये उसके साथ मौजूद गार्ड से है। गार्ड पूछता है, क्या हम इसे मार दे? मर्चेंट बोलता है कि नहीं, बस इसे इतना मारो कि ये बात कर सके। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ आता है। वो बताता है, मैं कोई लड़ाई झगड़ा देखने का शौकीन नहीं हूँ। उसके पीछे से दर्द में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर बोलता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि उसे बस इतना ही मारना कि वो बात कर सके? लेकिन वो तो सिचुएशन देख बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि हमारे चुनम्युंग ने तो उन सभी को धो दिया होता है। वो मर्चेंट से बोलता है, लोगों को समझना चाहिए कि सामने वाला उनसे क्या कह रहा है, चलो जल्दी से इधर आओ। मर्चेंट थोड़ा घबरा रहा होता है। चुनम्युंग बोलता है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? मर्चेंट यस सर बोलता है। चुनम्युंग उसे कॉलर से पकड़कर बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला था, लेकिन अब जबकि तुमने मुझसे फाइट करने की कोशिश की है तो फिर मैं भी तुम्हें उतना ही मारूंगा कि तुम सिर्फ मुझसे बात कर सको। फिर क्या होना था, वो उसका भी मुंह सुझा देता है, जिसकी वजह से वो मर्चेंट तो बराबर से बात भी नहीं कर पा रहा होता है। चुनम्युंग बोलता है, अगर तुमने प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक की तो मैं तुम्हें फिर से कूटूंगा। फिर बोलता है, तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने माउंट वेसेक्ट को 100,000 न्यांग दिए हैं? मर्चेंट बोलता है कि हाँ। चुनम्युंग बोलता है, हे तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जायदाद के साथ साथ तुम्हारी चड्डी बनियान भी बेच दूं तो भी 10,000 न्यांग नहीं होंगे, और तुम ये कह रहे हो कि तुमने 100,000 न्यांग माउंट वेसेक्ट को दिए हैं जो कि अभी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। मर्चेंट बोलता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस फिनोमिना को हम हाई रेट इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि भाई सूद ब्याज। वो मर्चेंट तो बड़ी शान से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है, अगर तुम किसी से पैसा हाई रेट इंटरेस्ट पर लेते हो और अगर डेट के पूरा होने से पहले उसे लौटाते नहीं हो तो वो पैसे की कीमत बहुत ही स्पीड से बढ़ते जाती है, यानी कि भाई उधारी तो बढ़ते ही जाएंगी। चुनम्युंग ये बकवास सुनकर गुस्से से एक और गुस्सा जड़ देता है। वो बोलता है, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें इस पर प्राउड फील हो रहा है, और हाँ क्या कहा था तुमने, तुम हुआउम फैब्रिक शॉप के ऑनर हो है ना? वो मर्चेंट हाँ बोलता है। चुनम्युंग बोलता है, आखिर तुमने शॉप को खरीदा कहाँ से? मर्चेंट बोलता है, ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये शॉप तो मुझे मेरे एंसेस्टर से मिली है। चुनम्युंग ये सुनकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है, हुआउम फैब्रिक शॉप तो माउंट वेसेक्ट के मेन बिजनेसेस में से एक थी। सच कहे तो हुआउम परफेक्चर के सभी बिजनेसेस को माउंट वेसेक्ट ने अपने लिए डेवलप किया था। वो इनके जरिए अपनी वेल्थ को इंक्रीज करता था। इससे पहले तो एक बेकार सा विलेज था। मुझे पक्का यकीन है कि माउंट वेसेक्ट की फाइट के बाद इन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया होगा। इन्हीं कमीनों की वजह से माउंट वेसेक्ट आज इतनी बुरी हालत में है। वो यही सोच सोच कर उस मर्चेंट को पीटे जा रहा होता है। तभी पीछे से एक गार्ड खड़ा होकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की? मुझे तो लगा था कि तुम कोई नॉर्मल चोर हो, लेकिन तुम्हारी स्किल को देखकर लग रहा है कि तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट हो। तो चलो जल्दी से अपने नाम को रिवील करो। और फिर थोड़ा जोश में आते हुए बोलता है, मैं स्कॉट वॉरियर जुंग बिन, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। चुनम्युंग उस मर्चेंट को छोड़ते हुए बोलता है, माफ करना लेकिन मुझे ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वैसे तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? वो गार्ड बोलता है कि एटलीस्ट मेरे ब्लेड से मरने वाले इंसान का नाम तो मुझे पता ही होना चाहिए। चुनम्युंग उसका पचके करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने तुम्हें नॉकआउट किया था। ये सुनकर तो गार्ड और गुस्सा हो जाता है। चुनम्युंग उसे देखकर बोलता है, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है।
इंटरनल एनर्जी, प्योर स्ट्रेंथ, ये सब भी उसकी मुझसे ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मेरे पास तो अपनी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है। मुझे सिंपली उसकी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। ये कहकर वो एक पोजीशन में खड़ा होता है और फिर उस पर एक अटैक कर देता है। वो अटैक काफ़ी फास्ट हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर उससे एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो अपने सेक्ट की टेक्निक को यूज़ कर लेता है। जैसे उसे इस बात का रियलाइज होता है तो वो घबराकर मर्चेंट की तरफ देखता है। उसे लगता है कि मर्चेंट इस टेक्निक को पहचान लेगा। मर्चेंट ठहरा बेवकूफ, वो बोलता है ये कितनी ब्यूटीफुल टेक्निक थी, देखकर तो कोई हाई लेवल मार्शल आर्ट लग रही थी, और मैं तुम्हारे अंदर से निकलने वाली प्योर एनर्जी को भी महसूस कर सकता हूँ। तो क्या तुम साउदर्न एज सेक्ट से हो? ये सुनने के बाद तो वहाँ पर एक खामोशी छा जाती है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है यार ये मर्चेंट, क्या उसे वहाँ पर प्लम ब्लॉसम के फ्लावर भी नजर नहीं आए? खैर छोड़ो, हमारा चुनम्यूंग तो एक्टिंग स्टार्ट करते हुए बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं वहीं का ही डिसाइपल हूँ। ये सुनने के बाद वो मर्चेंट बोलता है, ठीक है तुम मुझसे कुछ भी पूछो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का सही सही जवाब दूंगा। हम यहाँ बोर्डिंग हाउस में देखते हैं जहाँ पर जोग्युल काफी परेशान होता है। सीनियर डिसाइपल बोलता है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो जल्दी वापस आएगा। तभी हम देखते हैं कि चुनम्यूंग वहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है, मेरे यहाँ नहीं रहने पर कुछ हुआ है क्या? वो दोनों नहीं बोलते हैं। फिर सीनियर डिसाइपल पूछता है, यही मैं भी तुमसे पूछने वाला हूँ, क्या बाहर कुछ हुआ है? चुनम्यूंग मर्चेंट को याद करते हुए बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, उन लोगों ने मुझे काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और तो और मैंने बाहर इंस्पायर मैच भी की। वो सोचता है ये तो काफी अच्छी बात है कि उस मर्चेंट ने मुझे पहचाना नहीं। वैसे भी अब प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक गुम हो चुकी है, तो फिर वो माउंट वेस्ट सेक्ट से रिलेटेड नहीं है। यही वजह है कि उसने प्लम ब्लॉसम फ्लावर देखने के बाद भी मेरे सेक्ट के बारे में पता नहीं लगा पाया, क्योंकि अब प्लम ब्लॉसम फ्लावर तो माउंट वेस्ट सेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। जोग्युल पूछता है, वैसे आप बाहर क्यों गए थे? चुनम्यूंग बहुत ही खतरनाक आंसर देता है। वो बोलता है, तुम्हारे जैसे बच्चे को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जोग्युल बोलता है, तुम भी तो एक बच्चे ही हो। चुनम्यूंग बोलता है, इन बातों को छोड़ो, जल्दी से सभी डिसाइपल को जमा करो, हमें ट्रेनिंग करनी है। जोग्युल बोलता है, क्या ट्रेनिंग? लेकिन आप अभी तो वापस आए हैं। चुनम्यूंग बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही यहाँ पर हवा चले, बारिश हो या फिर बर्फ गिरे, हमारी ट्रेनिंग एक दिन भी रुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर जोग्युल काफी एनर्जेटिक हो जाता है। वो बोलता है, ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। तभी चुनम्यूंग उसका मूड खराब करते हुए बोलता है, आज मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरा भी काम है। सीनियर डिसाइपल बोलता है, लेकिन ट्रेनिंग सेशन तो तुम्हारे होने में ही पॉसिबल है। अगर तुम डिसाइपल को हार्ड ट्रेनिंग करवाना चाहते हो तो तुम्हें भी वहां पर मौजूद होना होगा। जरा जोग्युल के फेस को ही देख लो। चुनम्यूंग ठीक है बोलकर उन्हें वहां से भिजा देता है। वो वहीं पर ही लेट कर बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि माउंट वेस्ट सेक्ट के सभी बिजनेस को उन मर्चेंट ने हड़प कर लिया है, और अकाउंट बुक, जो कि इस बात का सबूत है कि वो सभी बिजनेस माउंट वेस्ट सेक्ट के है, वो हेवनली डीमन के साथ माउंट वेस्ट सेक्ट की फाइट में जल गई। और वैसे भी अगर वो बुक जली ना होती तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन मर्चेंट पर डायरेक्ट अटैक करके उनका सफाया कर दूं? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो बाहर के लोग ये कहेंगे कि माउंट वेस्ट सेक्ट वाले अपने डिसाइपल को गलत ट्रेनिंग देते हैं। फिर वो बहुत ही ध्यान से सोचते हुए बोलता है, मुझे एक बहाने की जरूरत होगी ताकि हमें उन्हें पैसे पे ना करना पड़े, और एविडेंस को ढूंढना होगा ताकि हम ये साबित कर सके कि वो सभी बिजनेस माउंट वेस्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन आखिरकार मैं वो बहाना कहाँ से बनाऊंगा और एविडेंस कहाँ से ढूंढूंगा? तभी उसे उस अकाउंट बुक की याद आती है। वो बोलता है, जब भी मैं सेक्ट लीडर के रूम में इंटर करता था तो वो अकाउंट बुक को मुझसे छुपा लेते थे, और हमारा सेक्ट तो कई सारे बिजनेस को चलाता था। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बुक होगी। मतलब तो यही है कि बाकी की अकाउंट बुक्स को कहीं पर छुपा कर रखा होगा। याद आया, सीक्रेट स्टोरेज, जहाँ पर सिर्फ सेक्ट लीडर को इंटर करने की परमिशन थी, वो अकाउंट बुक्स जरूर वहीं पर ही होंगी। जहाँ तक मुझे याद है, उस सीक्रेट स्टोरेज तक पहुँचने का रास्ता सेक्ट लीडर के रूम से ही होगा। सोचो, सेक्ट लीडर का रेसिडेंट तो अब तक चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ माउंट वा में तो कई सारे रेसिडेंट मौजूद है। वैसे सेक्ट लीडर के रेसिडेंट के पीछे पहाड़ी है, हो सकता है कि उस पहाड़ी के नीचे टनल बनाई गई हो। फिर वो अपने इसी इरादे के साथ बाहर निकल जाता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर मुझे माफ करना, वैसे भी मैं इस स्टोरेज से मिलने वाले सभी खजाने का माउंट वा सेक्ट की भलाई के लिए यूज करने वाला हूँ। आप लोग सेक्ट लीडर के चेहरे पर चिंता को देख ही सकते हैं। चुनम्यूंग बोलता है, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उस पूरे खजाने को यहाँ के सेक्ट लीडर के हवाले कर दूंगा।
लेकिन अगर पॉसिबल हो सका तो उसकी चेहरे की स्माइल को देखकर तो लग नहीं रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही थक हार कर पड़ा होता है। वो बोलता है इतने बड़े माउंटेन में उस स्टोरेज को ढूंढना कोई मामूली बात नहीं है। तभी उसे एक आइडिया सोचता है। वो अपनी एनर्जी को जमीन में डालते हुए बोलता है ये तरीका थोड़ा आसान होगा, जहाँ पर भी मुझे ज्यादा खाली जगह महसूस होगी समझ लेना कि वहीं पर ही स्टोरेज रूम मौजूद है। एक दो बार फेल होने के बाद फाइनली उसे वो जगह मिल जाती है। वो जगह मिलते ही वो वहां पर खोदना स्टार्ट कर देता है। फिर वो खोदते खोदते उस स्टोरेज रूम की दीवार के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बोलता है फाइनली मैंने उस स्टोरेज रूम को ढूंढ ही लिया। फिर वो पत्थर को हटाकर अंदर झांकता है, जहाँ पर उसे सेक्ट लीडर दिखाई देते हैं। वो बोलता है क्या इन्हें इस बारे में पहले से ही पता है। हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर एक दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जिस पर शॉर्ट से कई सारे मार्क्स बनाए होते हैं। वो अपने कपकपाते हाथों के साथ उस दरवाजे को टच करते हैं, जिसमें हमें उनकी बेबसी साफ नजर आ रही होती है। चुनम्योंग भी ये देखकर बोलता है अपने ही सेक्ट को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होता देखना और कुछ न कर पाना ये सच में काफी बुरा फील कराता है। एक ऐसी जगह जिसे प्रोटेक्ट करते हुए आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, उसे डिस्ट्रॉय होता देखना सच में सेक्ट लीडर इस डिप्रेशन को अकेले सह रहे हैं। उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सभी लोगों की आंखें उनके तरफ ही है। क्योंकि अगर सेक्ट लीडर ही हौसला खो देंगे तो सेक्ट को लीड कौन करेगा, इसीलिए वो ये सब अकेले सह रहे हैं। फिर शाम से सुबह हो जाती है। सेक्ट लीडर भी वहां से चले गए होते हैं। हमारा चुनम्योंग वहां पर इंटर करता है। वो सोचता है कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, जाने दो, चलो पहले इस दरवाजे को ओपन करते हैं। फिर वो उस दरवाजे को हाथ लगाकर अपनी एनर्जी को उसमें इंसल्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है, जिसे देख वो भी हैरान होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो एक एवरलास्टिंग मेटल है जो कि 1 मीटर चौड़ा है। ये सोचना कि स्टोरेज रूम का दरवाजा इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बना होगा, इसका मतलब तो यही है कि इसके अंदर सोने से भी ज्यादा कीमती चीज छुपी हुई है। अगर इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर भी इस पर अटैक करता है तो वो बस इस पर एक कट लगा पाएगा। इसीलिए सेक्ट लीडर ने इस पर मार्शल आर्ट का यूज करते हुए अटैक करने के बारे में सोचा भी नहीं। वैसे अगर सोचा जाए तो प्रीवियस लाइफ के सेक्ट लीडर भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए इस दरवाजे को कट कर पाए। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ से इंटर करने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा। तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर बने पैटर्न पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि ब्लेड के जरिए बनाए गए मार्क्स हैं। फिर उन मार्क्स को ध्यान से एनालाइज करने पर उसे पता चलता है कि ये तो 24 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है। फिर वो उन सभी पैटर्न को एनालाइज करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इसमें बामू शॉट टेक्निक और इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक का भी यूज किया हुआ है। वो बोलता है सेक्ट लीडर ऐसी कोई चीज बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, लेकिन मेन बात तो ये है कि आखिर मैं इन सभी टेक्निक को परफॉर्म कैसे करूंगा। मेरी पास्ट लाइफ की बात तो अलग थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। भले ही मैं अपने माइंड में इन सभी टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में इसे परफॉर्म करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होगी। थोड़ा टाइम सोचने के बाद वो बोलता है कि हाँ एक रास्ता है, लेकिन यार मैं उसे करना तो नहीं चाहता। हाँ ऐसा तुम सोच सकते हो कि इसे करने के बाद मैं 1 महीने भर का ब्रेक लेने वाला हूँ। मैं अपनी इनेट की का यूज करने वाला हूँ, जो कि हमारे पास हमारे जन्म से होती है। इसे तुम दूसरे लफ्जों में लाइफ फोर्स भी कह सकते हो। इसे यूज करने के कई सारे कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है। वो अपनी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में इंसर्ट करते हुए बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। हम देखते हैं कि उस एनर्जी को रिलीज करने की वजह से ही उसे खून खांसना पड़ रहा होता है। वो जैसे तैसे अपने आप को मोटिवेट करते हुए शॉर्ट टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है, फिर बामू शॉर्ट टेक्निक और लास्ट में 24 मूवमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक। हम देखते हैं कि उसने सक्सेसफुली उस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया होता है। ऐसा करने में उसकी हालत खराब हो गई होती है। वो उस पैटर्न की तरफ देखकर बोलता है क्या ये काम कर गया। तभी वो दरवाजा ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे एक और खून की उल्टी होती है। वो बोलता है लगता है कि मुझे एक नहीं बल्कि 2 महीने आराम करना होगा। सच में इस माउंट सेक्ट को सेव करना भी बहुत ही बड़ा काम है। फिर वो अपनी हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और फिर अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर सेक्ट लीडर ने इसके अंदर ऐसा क्या छुपा रखा है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फाइनली चुनम्योंग उस रूम के अंदर इंटर करता है। वो अपने सामने 3 अलमारियों को देखता है जिसमें बुक्स रखी होती है। वो बोलता है जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी छोटा है। वैसे ये समझने वाली बात है कि इस स्टोरेज रूम को बनाने के लिए एवरलास्टिंग मेटल का यूज किया गया है, जो कि खुद अपने आप में काफी बड़ी बात है।
तभी वो वहां रखी एक बुक को उठाकर देखने लगता है, फिर हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया, ये माउंट वेस एक्ट की अकाउंट बुक है। वो उसे चेक करते हुए बोलता है कि हाँ, यहाँ पर ओरिजिनल अकाउंट बुक की कई सारी कॉपीज बनाकर रखी है। सेक्ट लीडर तो सच में काफी कमाल के इंसान थे। वो उन बुक्स को अपने पास रखते हुए बोलता है, मर्चेंट्स, अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। फिर लालची होते हुए सोचता है, अगर सेक्ट लीडर यहाँ पर किताब और पेपर के साथ साथ कुछ पैसे भी रख लेते तो मैं सेक्ट की प्रॉस्पेरिटी के साथ अपने खाने पीने का भी इंतजाम कर लेता। खैर छोड़ो, मैं एक्सपेक्ट भी किससे कर रहा हूँ, चलो दूसरी अलमारी में चेक करते हैं। वहां पर उसे एक सीक्रेट टेक्निक की बुक मिलती है, जिसे पढ़कर बोलता है, ये टेक्निक, इसे मैंने आज से पहले कभी लर्न नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि ये उन्हीं टेक्निक में से एक है जिन्हें सेक्ट लीडर ने लाइब्रेरी से निकाल दिया था। अगर आपको याद हो तो ये टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और इनकी पावर लेवल भी इतनी कुछ खास नहीं थी, इसीलिए इसे सेक्ट की लाइब्रेरी से निकाल दिया गया था। चुनम्यूंग बोलता है, सेक्ट लीडर ने इन टेक्निक्स को फेंकने के बजाय यहाँ स्टोरेज रूम में रख दिया, क्योंकि वो हमारे सेक्ट की लेगेसी को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते तो दूसरी जनरेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, यानी कि जो भी दूसरा पैट्रियार्च बनता उसे भी जो चीज़ सेक्ट में पसंद नहीं आती वो उसे निकाल देता। चुनम्यूंग बोलता है कि पहली अलमारी सेक्ट लीडर के ड्यूटीज को दर्शाती है, दूसरी अलमारी सेक्ट लीडर के अपने सेक्ट से अटैचमेंट को दर्शाती है। फिर वो अपने लीडर की डीप थिंकिंग और अटैचमेंट को देखकर बोलता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सेक्ट को वापस से उसकी जगह पर ले आऊँगा। इतना ही नहीं, मैं तो उसे अपने पहले वाले फॉर्म से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। फिर वो तीसरी अलमारी को देखता है जहाँ पर एक स्क्रोल रखा होता है, वो उसे पढ़ने लगता है, जिसमें हमारे सेक्ट लीडर का एक मैसेज होता है। सिंपली उन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशन को ये मैसेज दिया होता है कि सेक्ट लीडर बनने का ये मतलब नहीं होता है कि हमें सिर्फ सेक्ट को लीड करना हो। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने सेक्ट में मौजूद सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें अपने ड्रीम को अचीव करने में उनकी मदद करना होती है। फिर भले ही ऐसा करते हुए हमारा सेक्ट डिक्लाइन ही क्यों ना हो जाए, ये माउंट व सेक्ट है जिसे कोई लीड नहीं कर सकता। ये हमेशा ही अपने पास मौजूद स्पिरिट के जरिए लीड होता है, ये ना ही कभी डिस्ट्रॉय हुआ है और ना कभी होगा। चुनम्यूंग इसे पढ़ने के बाद उस लेटर को अपने पास रखते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर हमेशा ही ऐसी बातें किया करते थे। वैसे मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, लेकिन जितना लिया है उतना काफ़ी है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे यहाँ से अकाउंट बुक मिल गई है, जिसका यूज़ करते हुए हम माउंट व सेक्ट के पुराने बिजनेसेस को वापस ले सकते हैं। तभी वो वहीं पर ही रुक जाता है और बोलता है, एक मिनट रुको, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। सेक्ट लीडर को तो भयानक ओसीडी है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी का नाम है। वो अपने आसपास सिमेट्री को बरकरार रखने के लिए 2 लैंप रखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम साइज के। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो यहाँ 3 अलमारियां रखने के बाद एक को खाली छोड़ दे, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा होगा। और होता भी ऐसा ही है। उस अलमारी के नीचे उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जहाँ से इंटर करने पर उसे कई सारे सोने के बिस्किट नजर आते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी प्रीशियस शॉर्ट, सीक्रेट टेक्निक और नायाब स्टोन रखे होते हैं। हमारा चुनम्यूंग तो अपनी राल टपकाते हुए बोलता है, वाह, मैं तो अमीर हो गया। और उसकी इस हरकत को देख हमारे बेचारे एंसेस्टर सेक्ट लीडर बोलते हैं, गई भैंस पानी में। फिर हम हमारे प्रेजेंट टाइम के सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो कि देखने में सच में काफी उदास लग रहे हैं। वो बोलते हैं, एक और प्यारा सा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन उन मर्चेंट के साथ की गई डील को खत्म होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। तभी वहाँ पर उनैम एंट्री लेता है। सेक्ट लीडर उसे वहाँ आने की वजह पूछते हैं, लेकिन हमारा उनैम काफी डेस्परेट होता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर, जल्दी से आप मेरे साथ चले, आपको सब कुछ वहाँ जाकर पता चल जाएगा। सेक्ट लीडर भी बगैर टाइम गंवाए उसके साथ जाने लगते हैं। वो माउंट व सेक्ट के पीछे मौजूद पहाड़ियों में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कई सारे डिसाइपल नजर आते हैं। सेक्ट लीडर के पूछने पर उनैम बताता है कि ये लोग तो बस अपनी मॉर्निंग के ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे। फिर एक जगह पहुंचने के बाद हमारा उनैम चुनम्यूंग को आवाज लगाता है। चुनम्यूंग भी एक साइड से बाहर आकर बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। हमारे सेक्ट लीडर तो उसे देखकर घबराते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम्हें हुआ क्या है। चुनम्यूंग को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो पिछली कई रातों से सोया नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। तभी उनकी नजर चुनम्यूंग के लाए गए खजाने पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद तो उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहते। चुनम्यूंग स्टोरेज रूम से प्रीशियस स्टोन को छोड़कर सब कुछ ले आया होता है। वो बोलता है, ये सब कुछ मुझे एक्सीडेंटली मिल गया। सेक्ट लीडर को तो उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो उससे फिर से पूछते हैं, लेकिन हमारा चुनम्यूंग एक्टिंग करते हुए बोलता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लगता है
कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। सेक्ट लीडर भी माहौल की गंभीरता को समझते हुए उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी नज़र उस ट्रेजरी बॉक्स में रखी बुक्स पर पड़ती है जिस पर हुआउम परफेक्चर माउंट व सेक्ट अकाउंट बुक लिखा होता है, जिसे पढ़ने के बाद तो उनके हाथ थर थर कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने ही हाथों को रोकते हुए बोलते हैं, एक मिनट रुको, अगर मैं गलती से भी इन बुक्स को फाड़ देता हूँ तो फिर मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर एक बुक को पढ़ने लगते हैं। फिर होना क्या था, उस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें इतना बड़ा शौक लगता है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जब उन्हें होश आता है तो वो चिल्लाकर 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक का नाम लेते हैं, जो कि हो सकता है कि उस बुक में लिखी होंगी। वो उनैम से पूछते हैं, क्या तुमने उस बॉक्स को यहाँ ले आए हो? उनैम हाँ बोलता है। सेक्ट लीडर ऑर्डर देते हैं कि जाओ जल्दी से जाकर इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को ले आओ। वो भी इन बुक्स को चेक करने के बाद बता देते हैं कि ये बिल्कुल रियल है। इतना ही नहीं बल्कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है जिनका यूज करते हुए हम अपने सभी बिजनेसेस को वापस ले सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारे सेक्ट लीडर एक सुकून की सांस लेते हैं, मानो कि उनके सर से बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया हो। वो हमारे चुनमियों को याद करते हुए बोलते हैं कि हाँ, इस बच्चे को सेक्ट में एंट्री देना बिल्कुल सही डिसीजन था। लगता है कि ये हमारे सेक्ट का नाम और रोशन करेगा। फिर वो सभी मर्चेंट को माउंट व सेक्ट आने का इनविटेशन देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो सभी मर्चेंट माउंट व सेक्ट की पहाड़ी को क्लाइम कर रहे होते हैं। पवेलियन लीडर उन सभी मर्चेंट का हौसला बढ़ाते हुए बोलते हैं, माउंट व सेक्ट अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो चलते रहो। हम उसी मर्चेंट को देखते हैं जिसने हमारे चुनमियों से मार खाई थी। वो सोचता है, एक बार पैसे मिल जाने के बाद मैं दोबारा कभी इस माउंटेन पर नहीं आऊंगा। तभी वो अपने पीछे चल रहे मर्चेंट्स की बातों को सुनता है। एक बोलता है, सेक्ट लीडर अचानक से हमें क्यों बुला रहे होंगे? दूसरा बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमारे पैसों को जमा कर लिया होगा? पवेलियन लीडर बोलता है, 100,000 यांग कोई मामूली रकम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतने कम टाइम में इतनी बड़ी रकम को जमा कर ले। जरूर वो हमसे रहम की भीख मांगने के लिए हमें बुलाए होंगे। मर्चेंट ये सुनकर बोलते हैं, क्या वो हमें इतनी दूर हमसे भीख मांगने के लिए बुला रहे हैं? मैंने इनसे ज्यादा बेशरम लोग आज तक नहीं देखे। दूसरा बोलता है, भले ही माउंट और सेक्ट की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन अब भी वो सेक्ट के लीडर है, उन्हें इतना ज्यादा बेकार एक्ट तो नहीं करना चाहिए। वो ग्रीन ड्रेस वाला मर्चेंट ये बातें सुनकर सोचता है, क्या इतनी दूर आने के बाद भी आज हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं? हमारे यहाँ साउदर्न एज सेक्ट से एक बंदा आया था, वो हमें इस टेम्पल के बदले 5,000 यांग देने वाला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बात से ना मुकरे। एक बार अगर मुझे वो पैसे मिल जाते तो फिर मुझे अपनी पूरी जिंदगी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। लगता है कि साउदर्न एज सेक्ट भी माउंट व सेक्ट के डिस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं मिला हुआ है। वो लोग इसी तरह बातें करते हुए माउंट व सेक्ट के पास पहुंच जाते हैं। हमें नरेटर बताता है कि ये सभी मर्चेंट माउंट व सेक्ट की डिस्ट्रक्शन वाली हालत को मालूम करने के बाद भी यहाँ चले आए। वो यहाँ हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो तो अपनी 7 दिनों वाले एग्रीमेंट को और ज्यादा इंक्रीज करके इनसे और कुछ हड़पना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि हुआउम उन्हें ग्रीट करते हुए सेक्ट लीडर के पास ले जाता है। सेक्ट लीडर को देखकर वो सभी ग्रीट करते हैं। सेक्ट लीडर उनका वेलकम करते हुए इतनी दूर तक आने के लिए उन्हें थैंक्स बोलते हैं। हमारा पवेलियन लीडर अपनी मीठी मीठी बातें स्टार्ट करके बोलता है, सेक्ट लीडर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे हम काफी बिजी लोग हैं, लेकिन आखिर हम सेक्ट लीडर से ज्यादा बिजी कैसे हो सकते हैं? आप हमें बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो होने से रहा। सेक्ट लीडर उन्हें चाय के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो मर्चेंट फिर से अपनी बातों को स्टार्ट करके बोलता है, सेक्ट लीडर आप तो जानते ही है कि हम बिजनेसमैन हैं, तो क्यों ना हम सीधे मुद्दे की बात करें। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ठीक है, मैं हमारे एग्रीमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने आसपास मौजूद सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन मेरे हाथ निराशा लगी। इसलिए पैसे के ना होने की वजह से मुझे ये डर है कि दिए हुए टाइम में मैं आपके कर्जे को लौटा नहीं पाऊंगा। पवेलियन लीडर बोलता है, सेक्ट लीडर आप तो ये जानते ही है कि हमने आज से पहले भी कई बार आपको टाइम दे रखा है। हम भी मर्चेंट है जो कि बस अपने प्रॉफिट को देखते हैं। हमें भी जिंदा रहने के लिए अपने बिजनेस को करने की जरूरत होती है। सेक्ट लीडर बोलते हैं, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पूरे पैसे मैं आपको एक बारी में नहीं दे सकता, लेकिन टाइम के साथ मैं आपके ये पैसे लौटा दूंगा। मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक लास्ट टाइम हमारे सेक्ट के ऊपर मर्सी शो करें। ये सुनने के बाद तो वो
सभी मर्चेंट बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हम हमारे चुनम्यूंग को देखते हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। वो बोलता है अच्छा तो चीजें इस तरीके से जा रही है, लेकिन अब भी मैं ये सिचुएशन समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या सेक्ट लीडर इस तरीके से एक्टिंग करते हुए इन सभी को फंसाना चाहते हैं या फिर वो इन सभी को जेंटली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। पवेलियन लीडर बोलता है सेक्ट लीडर अब हम अपनी लिमिट पर है, इससे ज्यादा टाइम हम आपको दे नहीं सकते। तभी सेक्ट लीडर उसकी बात को काटते हुए बोलता है पवेलियन लीडर मैं आपसे अकेले से बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का जवाब सुनना चाहता हूँ। वैसे मेरे पास एक यूनिक अमाउंट में पैसा है जो कि मैं आप सभी को अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर काइंडनेस को शो करते हुए इस पेमेंट डेट को डिले करें। ये सुनकर पवेलियन लीडर गुस्से से अपने मन में बोलता है ये इंसान काफी ज्यादा ट्रिकी है। फिर बोलता है क्या इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट को डिसएग्री करता हूँ तो आप हमें अभी हमारा पैसा दे देंगे। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ भले ही मैं आपको अभी 100,000 न्यांग नहीं दे सकता, लेकिन उसका कुछ पोर्शन तो दे ही सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप माउंट व सेक्ट पर मर्सी शो करते हुए इस पेमेंट को डिले करें। पवेलियन लीडर बोलता है सेक्ट लीडर क्या आपको पता भी है कि आप अभी किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी ग्रीन ड्रेस वाला मर्चेंट बोलता है सेक्ट लीडर अगर हम अभी आपकी पेमेंट को डिले कर देते हैं तो क्या आप इसे हमें फ्यूचर में पे कर देंगे। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ। मर्चेंट बोलता है सेक्ट लीडर ये तो अब तक आप भी जान चुके होंगे कि सेक्ट की हालत दिन से दिन खराब होते जा रही है और बहुत ही जल्द ये सेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो फिर आखिर मैं आपकी बातों पर ट्रस्ट करते हुए किस तरीके से पेमेंट को डिले कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो सभी मर्चेंट भी इसी बातों पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी सेक्ट लीडर बोलता है तुम हमारे सेक्ट के नाम और उसकी हिस्ट्री पर ट्रस्ट करो। ये सुनने के बाद तो पवेलियन लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है सेक्ट लीडर क्या आप काफी ज्यादा अनरीजनेबल नहीं हो रहे हो। सेक्ट लीडर बोलता है किसने कहा कि मैं अनरीजनेबल हो रहा हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की नजरों में माउंट व सेक्ट क्या है। ये हुआ विलेज के साथ सदियों से रह रहा है, क्या आपके दिलों में इसके नाम और इसकी हिस्ट्री के लिए कोई वैल्यू भी है या नहीं। हम देखते हैं कि पवेलियन लीडर को छोड़ बाकी सभी मर्चेंट को सेक्ट लीडर की बात समझ आ रही होती है। तभी पवेलियन लीडर बोलता है मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप में से जो कोई भी पेमेंट को डिले करना चाहता है वो उस तरफ जाकर खड़े हो जाए और जो नहीं चाहता वो यहीं पर ही खड़े रहे। फिर वो मर्चेंट्स को धमकाते हुए बोलता है एक बात याद रखना जो कोई भी पेमेंट को डिले करेगा उसे मर्चेंट अलायंस की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट बंद हो जाएगा, भले ही फिर वो पेमेंट की ना मिलने की वजह से बैंकरप्टी क्यों ना हो जाए। ये सुनने के बाद वो सभी मर्चेंट वहीं पर ही खड़े रहते हैं, जिसे देख पवेलियन लीडर खुश होते हुए बोलता है सेक्ट लीडर ये तो कितनी बुरी बात है कि हम में से कोई भी आपकी पेमेंट्स को डिले नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रीन ड्रेस वाला मर्चेंट यहाँ से दूसरी साइड चला जाता है। पवेलियन लीडर ये देखकर बोलता है शॉप ऑनर यू आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी शॉप ऑनर यू बोलता है आप सभी लोग मुझे इस तरीके से देखना बंद करें, मैं जानता हूँ कि मैं काफी बेवकूफी वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन पवेलियन लीडर आप हुआम पिक्चर से बिलोंग नहीं करते इसलिए आपको इस बारे में नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने बचपन से ही माउंट व सेक्ट के ग्रेट होने के बारे में कहानियां सुनी है। मेरे फादर हमेशा से ही मुझसे कहा करते थे कि मुझे भी माउंट व सेक्ट जाकर मार्शल आर्ट्स को सीखना है और फिर स्ट्रांग बनकर इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मेरे टैलेंट ना होने की वजह से मैं वहां पर नहीं जा पाया। फिर भी मैं हमेशा से ही माउंट व सेक्ट के बारे में यह कहानियां सुनता आया हूँ कि किस तरीके से उसने पूरी दुनिया शांजी प्रोविंस और हुआम विलेज को प्रोटेक्ट करता आया है, यहाँ तक कि उसने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। भले ही आज मैं इस पेमेंट को डिले कर देता हूँ और वो मुझे पूरी जिंदगी ना मिले इसका मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आज इस पेमेंट को ले लेता हूँ और माउंट व सेक्ट जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर मैं इस रिग्रेट के साथ जी नहीं पाऊंगा। पवेलियन लीडर बोलता है क्या तुम सच में इतने बेकार रीजन की वजह से पेमेंट को डिले कर रहे हो। शॉप ऑनर यू बोलता है कि हाँ आप लोग यहाँ से पैसे लेने के बाद जोंगनोंग सिटी या कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो इस दुनिया में कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी यहाँ माउंट व सेक्ट के करीब हुआ विलेज में पला बड़ा हूँ। पवेलियन लीडर बोलता है कि ठीक है तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, बाद में पैसों के ना मिलने के बाद हमारे पास रोते हुए मत आना। शॉप ऑनर यू भी ये सुनने के बाद थोड़ा रिग्रेट फील करने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर बोलता है मैंने अभी इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ और अगर मैं माउंट व सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके अमीर बनता हूँ तो फिर मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। पवेलियन लीडर बोलता है कि ठीक है वैसे भी एक पर्सन के पेमेंट को डिले करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी कोई बोलता है किसने कहा कि एक पर्सन पेमेंट को डिले कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि और कुछ मर्चेंट दूसरी साइड जाकर खड़े हो जाते हैं।
पवेलियन लीडर को तो कुछ समझ नहीं आता। सेक्ट लीडर ये पूरा मांजरा चुपचाप देख रहे होते हैं, फिर बोलते हैं मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माउंट और सेक्ट को अपने पूरे दिल से चाहते हैं। फिर वो उनैम को डॉक्यूमेंट्स ले आने के लिए बोलते हैं। उनैम हमारे माउंट और सेक्ट की अकाउंट बुक को ले आता है, जिसे देखकर तो हमारे पवेलियन लीडर के पसीने छूट जाते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं हमारे माउंट और सेक्ट ने हमेशा से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये सभी बिजनेस माउंट और सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो अभी से तुम्हारे सभी के सभी बिजनेस और उनके जरिए कमाई गई जायदाद माउंट और सेक्ट के अंडर आती है। सेक्ट लीडर ने तो भाई अपना यूनो रिवर्स कार्ड खेला है। वो सभी मर्चेंट घबराते हुए बोलते हैं सेक्ट लीडर आप ये क्या कह रहे हो, आप तो हमारे पूरे बिजनेस की बात कर रहे हो। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुम्हारे पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तभी पवेलियन लीडर बोलता है सेक्ट लीडर क्या आपको नहीं लगता है कि आप काफी घटिया मजाक कर रहे हो। सेक्ट लीडर बोलता है पवेलियन लीडर क्या आपको मेरी बातें मजाक लग रही है। पवेलियन लीडर बोलता है कि नहीं, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को कैसे प्रूव करने वाले हो। सेक्ट लीडर बोलते हैं क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स फेक है। पवेलियन लीडर बोलता है कि नहीं, मगर मैं इस बारे में कैसे यकीन कर लूं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स असली है, क्योंकि भाई अगर फेक होने का कोई एविडेंस नहीं है तो फिर ओरिजिनल होने का तो एविडेंस होना ही चाहिए ना। सिचुएशन को चेंज होता देख सेक्ट लीडर भी इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को बुला लेते हैं। वो लीडर बोलता है हमें इन बुक्स की वैलिडिटी को चेक करना जरूरी है, इसीलिए हमने इनमें से आधी बुक्स को 2 दिन पहले ही हुआम परफेक्चर में चेक करने के लिए भेज दिया है। ये सुनने के बाद तो पवेलियन लीडर का मुंह खुला का खुला रहता है। वो बोलता है क्या हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल निकलते हैं तो फिर हमारा खेल खत्म। गवर्नमेंट के सोल्जर हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर माउंट और सेक्ट का हक होगा। ये लोग जरूर हमारे बिजनेस पर कंट्रोल करने के बाद हमें यहाँ से हकालना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया था। वैसे भी 2 दिन में तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक भी हो चुके होंगे, और ऐसी भी बात नहीं है कि ये दूसरे आधे डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करने वाले। अब अपने प्लान को पूरी तरीके से बेकार होता देख पवेलियन लीडर गुस्से से सेक्ट लीडर का नाम चिल्लाता है, जिसे सुन सेक्ट लीडर भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं पवेलियन लीडर तुम्हें यहाँ चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चे दोस्त हमेशा से ही मुसीबत के टाइम दूसरे के काम आते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गद्दारों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि गवर्नमेंट के ऑफिसर आकर यहाँ से तुम्हें निकाले, जल्दी से अपने बेकार फेस को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, अब जबकि तुमने अपनी मेहनत से इतने सारे माल को कमाया है तो फिर मैं एटलीस्ट तुम्हारे साथ 1 कैरेज माल को ले जाने दूंगा। पवेलियन लीडर गुस्से से अपने दांतों को खींचते हुए दूसरे मर्चेंट के साथ वहां से चला जाता है। सेक्ट लीडर वहां खड़े मर्चेंट से बोलते हैं अब जबकि तुमने अपने लास्ट टाइम तक माउंट और सेक्ट का साथ नहीं छोड़ा तो फिर चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। वैसे वो सभी बिजनेस माउंट और सेक्ट के अंडर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें चलाने का पूरा अधिकार होगा और उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी तुम अपने लिए रख सकते हो। तो चलो अंदर चलकर इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। शॉप ऑनर यूं सोचता है वैसे मैं उन दूसरे मर्चेंट से बेटर कंडीशन में हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिमोट होकर एक मर्चेंट से भाड़े का मर्चेंट बन गया हूँ, यानी कि भाई अब से इसे माउंट और सेक्ट के लिए काम करना होगा। दूसरी तरफ हम चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि सेक्ट लीडर पर गुस्सा होते हुए बोलता है आखिर तुम कैसे उन लोगों को अपनी दौलत का एक गाड़ी भरकर हिस्सा ले जाने दे सकते हो। तुम्हें किसने ये हक दे दिया कि तुम माउंट और सेक्ट की दौलत को यहाँ वहाँ बांटते फिरो। भाई ये सीधे सेक्ट लीडर को बोल रहा है। हम उन मर्चेंट को देखते हैं जो कि अपने अपने कैरेज को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है जैसे ही हम माउंट और सेक्ट से नीचे उतरे थे वहाँ मौजूद गवर्नमेंट के सोल्जर्स ने हमें रोक लिया। वो कह रहे थे कि अगर ये सेक्ट लीडर का ऑर्डर नहीं होता तो हमने तो हमारा सब कुछ खो दिया था। फिर वो पवेलियन लीडर की तरफ देखकर बोलता है अगर मैंने इसकी बात को नहीं सुना होता तो शायद आज भी मैं माउंट और सेक्ट में मौजूद होता। फिर पूछता है पवेलियन लीडर अब हम क्या करने वाले हैं। कोई जवाब ना मिलने पर बोलता है अरे भाई कुछ तो कहो, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। पवेलियन लीडर गुस्से से पीछे मुड़कर बोलता है क्या अभी तुमने मेरे ऊपर ब्लेम किया। वो मर्चेंट घबराते हुए नहीं बोलता है। पवेलियन लीडर बोलता है हमें इस तरीके से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी ये सिचुएशन टेम्पररी है। तुम्हें क्या लगता है क्या वो सभी बुक्स रियल है। नहीं, उन्हें सेक्ट लीडर ने कहीं ना कहीं से बनवाया होगा। तभी एक मर्चेंट बोलता है नहीं, इसे तो परफेक्चुअल ऑफिस के तरफ से भी वैलिडिटी मिली है, और तो और मैंने भी उसमें झांका था, वो तो बिल्कुल रियल नजर आ रही थी।
पवेलियन लीडर बोलता है, हो सकता है कि सेक्ट लीडर ने परफेक्चुअल ऑफिस के साथ मिलकर इस सभी चीज़ों को प्लान किया होगा। चलो अभी के लिए तो हम लियोयांग सिटी जाते हैं। अगर वो लोग हमें अथॉरिटी का यूज़ करते हुए दबाना चाहते हैं तो हम उनसे भी ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी का यूज़ करते हुए पुश बैक करेंगे। ये सुनकर हमारा चुनम्युंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो। हम देखते हैं कि हमारा निंजा हथौड़ी वहाँ पर पहुँच गया होता है। पवेलियन लीडर बोलता है, क्या अभी तुमने हमसे बात की। चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, क्या तुम्हें मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई नजर आ रहा है। पवेलियन लीडर उसे देखकर सोचता है, आखिर ये इंसान कौन है जो कि दिन दहाड़े चोरों का लिबास पहनकर मेरे सामने आ गया है। इसकी बैग को देखकर तो लगता है कि ये कोई ओल्ड मैन है। फिर बोलता है, लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे हमारे पैसे चुराने के लिए आए हो। मैं तुम्हें पहले ही ये वार्निंग दे दूं कि यहाँ से चले जाओ, वरना बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चुनम्युंग तो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारे पैसे? मैं यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद पवेलियन लीडर भी थोड़ा शांत हो जाता है। फिर बोलता है, क्या तुम माउंट वेस सेक्ट से बिलोंग करते हो? ये तो काफी अच्छी टाइमिंग है रिवेंज लेने के लिए। हम देखते हैं कि कई सारे गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। फिर वो एक साथ छलांग लगाकर चुनम्युंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा चुनम्युंग तो वहीं पर ही खड़ा रहता है। आप उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट को क्लियरली देख सकते हैं, जो कि ये दर्शा रही है कि ये लोग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। फिर चुनम्युंग बड़ी स्पीड से मूव करते हुए उन सभी पर अटैक कर पवेलियन लीडर के सामने आ खड़ा होता है। वो बोलता है, स्वीटी, मुझे लगता है कि तुमने ये बात अब तक रियलाइज नहीं की है, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी मेरी बात पर मना किया है वो कभी अपने घर सही सलामत नहीं जा पाया। पवेलियन लीडर तो बस उसके तरफ देखकर ये सोच रहे होते हैं कि भाई माउंट वेस सेक्ट में क्या ऐसा कोई भी मास्टर मौजूद है? अगर है तो फिर उसने अपने आप को अब तक शो क्यों नहीं करवाया। वो चुनम्युंग से बोलते हैं, मैं काफी हैरान हुआ हूँ कि माउंट वेस सेक्ट में ऐसा कोई मास्टर भी मौजूद है। आखिर तुम इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे? तुम चाहते तो इन सभी चीजों को काफी टाइम पहले ही रोक लेते, लेकिन अब तुमने एक गलत अपोनेंट को चूज किया है। मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी लाश को माउंट वेस सेक्ट में एज अ वार्निंग भेजूंगा। चुनम्युंग उसे देखकर बोलता है, हाँ, मैं जानता था कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि एक साधारण से पवेलियन का लीडर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हारे इस गंदे से मुंह को ज्यादा ना पीटूं। हम देखते हैं कि पवेलियन लीडर ने चुनम्युंग पर अटैक कर दिया होता है। चुनम्युंग बोलता है, मुझे बस तुम्हें इतना पीटना है कि तुम मुझसे बस बात कर सको। फिर हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से उस जंगल में धमाका होता है। हम पवेलियन लीडर को देखते हैं जो कि वहीं पर ही बैठा होता है, और आप देख ही सकते हैं कि उसके कई सारे अटैक मिस हो चुके हैं। वो बोलता है, मार्शल आर्ट में एक रूल है कि हमें अपने अपोनेंट को कभी भी लुक डाउन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि शेर शिकार करते वक्त अपना बेस्ट ट्राई करता है, भले ही फिर वो एक खरगोश का ही शिकार क्यों ना कर रहा हो। और जबकि मैंने इसे देखा है कि उसने किस तरीके से पूरे स्कॉट वॉरियर को अकेले ही हरा दिया, मैंने अपने गार्ड डाउन को करने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस हालत में हूँ। और फिर वो एक और बार उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। हम चुनम्युंग को देखते हैं जिसके फेस के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो अपनी शॉट का यूज करते हुए बड़ी आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पवेलियन लीडर अपने हाथ को देखकर बोलता है, उसने मेरी एनर्जी को रिलीज होने से पहले ही ब्लॉक कर लिया। चुनम्युंग बोलता है, तुम काफी ज्यादा स्लो हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ट्राई करना भी बंद कर देना चाहिए। वैसे भी सबसे पहले तुम्हारी उंगलियां टूटने वाली है। ये सुनकर पवेलियन लीडर उस पर अपने पैर के साथ एक स्लैश लगाता है, लेकिन हमारा चुनम्युंग उसको डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और फिर उसके हाथ पर अटैक करता है। पवेलियन लीडर तो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। चुनम्युंग बोलता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था सबसे पहले तुम्हारी उंगलियां टूटने वाली है। पवेलियन लीडर सोचता है, क्या ये मुझसे फास्ट है? नहीं। क्या ये स्ट्रांग है? नहीं, ना ही ये ज्यादा फास्ट है और ना ही स्ट्रांग। तो फिर मैं क्यों आखिर इस पर एक भी हिट को लैंड नहीं कर पा रहा हूँ। नॉर्मल सिचुएशन में तो मैं इसके जैसे 10 से निमट सकता हूँ, लेकिन अभी आखिर ये क्या हो रहा है? भले ही इसके मूव काफी स्लो हो, लेकिन ये सभी परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे हैं। ये कोई भी वेस्टिजियल मूवमेंट नहीं दिखा रहा। ऐसा लग रहा है कि ये कोई गॉब्लिन हो, ये मेरी हर एक मूवमेंट को देख रहा है। सच में ये इंसान तो एक मॉन्स्टर है। मैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। चुनम्युंग बोलता है, मुझे लगता है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ और टाइम खेलना चाहता था, लेकिन अब मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। पवेलियन लीडर बोलता है, अगर तुम्हारे जैसा एक्सपर्ट कोई माउंट वेस सेक्ट में मौजूद था तो फिर अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं। चुनम्युंग बोलता है, आखिर मैं तुम्हारे जैसे किसी को आंसर क्यों दूंगा? वैसे भी क्वेश्चन पूछने की बारी तो मेरी है। चलो बताओ, तुम्हारे जैसा कोई पवेलियन मास्टर इतनी रिफाइंड मार्शल आर्ट स्किल के साथ क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि तुम होम परफेक्चर में सिर्फ पवेलियन को चलाने के लिए आए थे।
पवेलियन लीडर बोलता है, कहा ऐसा रूल बना है कि स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट पवेलियन को नहीं चला सकते। चुनम्यूंग बोलता है कि नहीं, तुम्हारी जैसी स्किल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनका यूज करते हुए तुम पैसे बना सकते हो। पवेलियन लीडर घबराते हुए बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। चुनम्यूंग बोलता है कि ठीक है, अब रुक जाओ, मेरी कोई स्कीम नहीं है, ना ही मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ। ये जो कुछ भी किया है ये मैंने अपने दिल से किया है। क्या ये सभी है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो? पवेलियन लीडर बोलता है कि हाँ। चुनम्यूंग बोलता है, मैं जानता था कि तुम मुझसे यही कहोगे। क्या तुम जानते हो कि मुझसे ये कहने वालों के साथ मैं क्या करता हूँ? पवेलियन लीडर बड़ी मासूमियत के साथ बोलता है, आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? चुनम्यूंग बोलता है, मैं उन लोगों को मार मार कर अधमरा कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से पूछने का फायदा ही क्या जो कि हमें आंसर नहीं देने वाले। आप लोग तो जानते ही है कि हमारा चुनम्यूंग कितना बड़ा इविल इंसान है। उसने कहा है कि अगर तुम बुद्धा से मिलते हो तो उसे मार दो। वो फिर बोलता है, तुम इस बात को मेक श्योर करना कि तुम मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ना दो, और मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि पीट पीट कर तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूं। फिर उसने अटैक कर दिया होता है। पवेलियन लीडर पीछे सरकते हुए बोलता है, अब ये मेरे पैर पर अटैक करने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके शोल्डर पर अटैक करता है। पवेलियन लीडर दर्द में कराते हुए बोलता है, मेरा शोल्डर, क्या ये अभी मेरे पैर पर एम करने वाला नहीं था? तो फिर इसने अचानक से मेरे शोल्डर पर कैसे अटैक कर दिया? तभी वो देखता है कि चुनम्यूंग उसके सर पर अटैक कर रहा है, जिससे बचने के लिए वो अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चुनम्यूंग तो अपनी शॉट के साथ उसके गले पर अटैक कर देता है। पवेलियन लीडर खांसते हुए बोलता है, मैं अपनी आंखों के साथ उसके अटैक को देख रहा हूँ, लेकिन डॉज नहीं कर पा रहा। तभी चुनम्यूंग उस पर और कई सारे अटैक कर देता है। पवेलियन लीडर बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मैं इसकी आंखों को ही देखकर ये बता सकता हूँ कि ये कोई साधारण इंसान की आंखें नहीं है, ये किसी ऐसे की आंखें है जिसने काउंटलेस पीपल की जान ली हो। तभी चुनम्यूंग अपनी म्यान से शॉट को निकाल लेता है और फिर वो उससे उस पर अटैक करने वाला होता है। पवेलियन लीडर ये देखकर सोचता है, नहीं, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। फिर हमें वहाँ जंगल में एक पावरफुल अटैक को दिखाया जाता है जो कि हमारे पवेलियन लीडर ने किया होता है। चुनम्यूंग तो उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। वो बोलता है, ये तो टाई गॉडली पाम टेक्निक है। तो क्या तुम साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग करते हो? कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। सबसे पहले तो तुम हुआम परफेक्चर में आए, फिर सभी मर्चेंट को लीड करते हुए माउंट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अब पता चलता है कि तुम साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग करते हो। पवेलियन लीडर घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मुझे इस टेक्निक को माउंट सेक्ट के किसी मार्शल आर्टिस्ट के सामने नहीं यूज करना चाहिए था। अच्छा होता कि मैं इसके हाथों मारा जाता। मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। अगर वो मेरे ऊपर उस शॉट से जानलेवा अटैक ना करता तो फिर मैं भी अपनी मार्शल आर्ट का यूज नहीं करता। लगता है कि ये उसके प्लान में शामिल था ताकि वो ये जान पाए कि आखिर मैं किस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। चुनम्यूंग बोलता है, तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करने वाले? ठीक है, मुझे लगता है कि तुम अपने सेक्ट से लॉयल हो, तो फिर मैं भी तुम्हारी इस चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हमें बताता है कि साउदर्न एज सेक्ट को इतने आसानी से लुक डाउन नहीं किया जा सकता। भले ही काफी लंबे समय से माउंट सेक्ट और साउदर्न एज सेक्ट के बीच में लड़ाइयाँ चलती आ रही हो, लेकिन अब वो मुरिम के 10 ग्रेट सेक्ट में से एक बन चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने मिशन को इतनी बेकार तरीके से परफॉर्म करेगा। जितनी मालूमात मेरे पास है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये आदमी साउदर्न एज सेक्ट से रिलेटेड है। फिर बोलता है, मैं जानता हूँ कि मार्शल आर्ट का वर्ल्ड काफी बिखरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतना ज्यादा डिसऑनरेबल हो सकता है। तुम टॉप 10 ग्रेट सेक्ट वाले ना सिर्फ दूसरे सेक्ट की मार्शल आर्ट को चुरा रहे हो, बल्कि तुम तो उनके पूरे सेट को हथियाना चाहते हो। पवेलियन लीडर बोलता है, क्या यह खुद माउंट सेक्ट के लिए ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को खो दिया है। हम अगर कुछ ना भी करते तो वो वक्त के साथ खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हम तो बस ऐसा करके उन पर एक फेवर कर रहे हैं। तुम तो जानते ही हो, जिस सेक्ट के पास अपने प्रीवियस जनरेशन की मार्शल आर्ट्स नहीं होती वो बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाता है। चुनम्यूंग बोलता है कि किसने कहा? आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि माउंट सेक्ट अपनी प्रीवियस जनरेशन की मार्शल आर्ट्स को खो चुका है? पता नहीं तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग क्यों इंफॉर्मेशन को कंफर्म किए बगैर अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। अब तो मैं तुम्हारे ऐसे तरह तरह के एक्सक्यूज को सुनकर ये कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग करते हो। फिर हमें बताता है कि साउदर्न एज सेक्ट और माउंट सेक्ट की मार्शल आर्ट में काफी सारी सिमिलरिटीज है, और दोनों भी सेक्ट अपने प्राइमरी वेपन के तौर पर शॉर्ट का यूज करते हैं। इसलिए इन दोनों सेक्ट के बीच तो लड़ाई झगड़ा सदियों से चलता आ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि हमारे चुनम्यूंग ने अपनी प्रीवियस लाइफ में भी साउदर्न एज सेक्ट की बैंड बजा रखी थी। पवेलियन लीडर तो अब भी ये कह रहा होता है कि मैं साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। परेशान आकर चुनम्यूंग भी बोल देता है कि मैं भी माउंट सेक्ट से बिलोंग नहीं करता।
फिर कुछ टाइम ऐसे ही बहस के चलने के बाद चुनम्यूंग बोलता है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि वो अपनी शॉट को बड़ी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक भयानक विंड का प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। पवेलियन लीडर को उस विंड में खड़े रहने के लिए बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो सोचता है ये तो सिर्फ अपनी शॉट को मूव कर रहा है, लेकिन उसके जरिए ये इतना खतरनाक विंड प्रेशर रिलीज कर रहा है, मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा। लेकिन आखिर इसका एक भी अटैक मुझसे टच क्यों नहीं हो रहा। तभी हमारा चुनमिंग अपनी प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक का यूज करते हुए एक अटैक कर देता है। वो बोलता है जब बाहर का मौसम आएगा तो प्लम ब्लॉसम चारों तरफ फैल जाएंगे और हमारा माउंट वसैक फिर से राइज करेगा। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से चारों तरफ प्लम ब्लॉसम के लीफ फैल गए होते हैं। पवेलियन लीडर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो सोचता है आखिर ये क्या चल रहा है। नहीं, मैं जरूर इमेजिन कर रहा हूँ, ये तो 24 मूवमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है, द रेनफॉल ऑफ प्लम ब्लॉसम। और यही देखते देखते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि अपनी इंटरनल एनर्जी के खत्म होने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। वो बोलता है मेरी पास्ट लाइफ में इसे परफॉर्म करना एक बच्चों का खेल था, लेकिन अभी मुझे इसके सिंगल मूव को परफॉर्म करने के लिए अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ करके मुझे इसका हल निकालना होगा। फिर वो अपने साइड में छुपे मर्चेंट्स को आवाज लगाता है। वो मर्चेंट तो पहले ही फाइट देखकर घबरा चुके होते हैं। वो चुपचाप चुनम्यूंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चुनम्यूंग बोलता है तुम में से कौन कौन यहाँ से जाने से पहले मार खाना चाहता है, वो आगे आए। हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं। फिर चुनम्यूंग पूछता है अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम में से कौन कौन बगैर मार खाए यहाँ से जाना चाहता है। ये सुनकर वो सभी चिल्ला चिल्ला कर अपना नाम बताने लगते हैं। चुनम्यूंग बोलता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। चुनम्यूंग बोलता है कि एक मिनट वहीं पर ही रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। आखिर मैं अकेला इन चारों कैरेट को कैसे ले जा सकता हूँ। तो जल्दी से अपने अपने कैरेज में रखे हुए सामान की कीमत बताओ। उन सभी के गिनने पर हमें पता चलता है कि एक के पास रखे हुए सामान की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो सभी बेवकूफ तो आपस में ही लड़ने लगते हैं। चुनम्यूंग बोलता है तुम में से कोई एक जोंजियान सिटी जाकर पैसे ले आए, मैं ये सभी सामान तुमको पैसे के बदले बेचने वाला हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि उन पैसों पर किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पर ही मार दूंगा। मर्चेंट सोचता है मैं आज से पहले कभी ऐसे पागल इंसान से नहीं मिला। एक मर्चेंट पूछता है क्या होगा अगर जोंगयान सिटी जाने वाला मर्चेंट कभी वापस ना आता हो तो। चुनम्यूंग बोलता है आखिर वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई कमाई तो ये कैरेज है। दूसरा मर्चेंट पूछता है क्या होगा अगर वो मर्चेंट किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर देता है तो। चुनम्यूंग गुस्सा होकर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का एक नमूना दिखाता है। फिर बोलता है उसके लिए ये अच्छा होगा कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि मैं उसे ढूंढकर मार दूंगा। मर्चेंट तो ये सुनने के बाद सोचते हैं पता नहीं किस पागल के साथ हमारा पाला पड़ा है। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उन्होंने चुनम्यूंग को पैसे लाकर दे दिए होते हैं। और भाई हमारा चुनम्यूंग ये होता है यार बंदा, पैसे की खुशबू सूंघकर महंगे नशे करना। सीन चेंज होकर के हम जोग्युल को देखते हैं, जो कि बहते पानी में अपने कपड़े धो रहा होता है। दूसरी साइड हम और भी डिसाइपल को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। जोग्युल तो मन ही मन खुश होते हुए सोचता है काफी कुछ चेंज हो चुका है, अब महसूस हो रहा है कि हम मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है। तभी उसके पीछे से सीनियर डिसाइपल आ जाता है। वो जोग्युल से खुश होने की वजह पूछता है। जोग्युल उसे बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो सच में मार्शल आर्ट्स को लर्न कर रहे हैं। वैसे हम तो शुरू से ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है। आप सब तो ये जानते ही है कि ये चुनम्यूंग की ट्रेनिंग का नतीजा है। सीनियर डिसाइपल मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे भी सेम फील हो रहा है। वो बताता है कि उसने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि माउंट वसैक में इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कराई जाएंगी। वैसे भी पहले ये लोग ट्रेनिंग के नाम पर टाइम पास किया करते थे, लेकिन चुनम्यूंग के आने की वजह से अब ये प्रॉपर ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि माउंट वसैक में होने वाले सभी चेंजेस चुनम्यूंग के वजह से है। भले ही वो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक छोटी सी चोटी भी हाथी को हराने का दम रखती है। फिर जब वो लोग अपने सेक्ट में वापस पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें उन सभी मजदूरों को गाइड कर रहे होते हैं। तभी सीनियर डिसाइपल, जिसका नाम जोंग है, वो आकर पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि वो टेंपल को दोबारा से बना रहे हैं। फिर बोलते हैं कि मजदूर काफी लंबे टाइम से काम करने की वजह से थक चुके हैं, तो तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ जाकर जल्दी से उनकी मदद करो।
फिर क्या वो लोग जाकर मजदूरों की मदद करने लगते हैं। रात के खाने में हमें चिकन तंदूरी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारी तरह उन डिसाइपल के भी मुंह में पानी आ रहा होता है। वो सभी खुशी खुशी दावत को एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। फिर रात के टाइम हम देखते हैं जो और जोग्युल को, जो कि अपने न्यू ड्रेस को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। जोग्युल आज दिन भर हुई चीजों के बारे में बातें करने लगता है, जैसे कि आज वो किस तरीके से टेम्पल को दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं, और रात में होने वाली दावत और उन्हें न्यू मिलने वाले यूनिफॉर्म्स। माउंट वेसेक तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जोंग बोलता है कि हाँ, पैसा सच में काफी ग्रेट होता है। मैंने तो आज तक अपने इंस्ट्रक्टर को इतने अच्छे तरीके से हंसते हुए नहीं देखा। माउंट वेसेक के गरीबी वाले दिन गए, अब यहाँ पर काफी कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए हमें भी रेडी होना होगा। मैं सिर्फ कपड़ों की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्या तुमने देखा नहीं था कि वहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक भी रखी हुई थी? जोग्युल बोलता है कि हाँ, लेकिन आखिर उस चुनम्योंग को ये सब कहाँ से मिला होगा? उसने काफी घटिया एक्टिंग की थी वहाँ पर। जोंग बोलता है कि किसे पता, लेकिन एक बात तो पक्की है, इन सभी चेंजेस की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आएगा, इसलिए हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, वरना हो सकता है कि हम भी इस तूफान के जरिए मिटा दिए जाए। जोग्युल बोलता है कि ठीक है, वैसे चुनम्योंग कहाँ पर है? आज सुबह से मैंने उसे देखा नहीं। जोंग बताता है कि आज सुबह सेक्ट लीडर उसे मिलना चाहते थे, हो सकता है कि वो अब भी उनके रेसिडेंट में हो। फिर हमें रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए चुनम्योंग से बोलते हैं, तुमने काफी बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है, इसलिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना तो बनता ही है। चुनम्योंग बोलता है, क्या आप इस बात को लेकर सीरियस हो? सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ। भले ही माउंट वेसेक में मिलने वाला खजाना तुमने हमारे हवाले कर दिया है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। चुनम्योंग बोलता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप लोगों को तो याद ही होगा कि वो आज सुबह ही कुछ मर्चेंट्स को लूट कर आया है। बेचारे सेक्ट लीडर अपने ही मन में कहानी बनाते हुए सोचते हैं, मैं जानता था ये बच्चा इस दुनिया की मोह माया में नहीं पड़ने वाला, इसे तो बस मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करते हुए डाव को अचीव करना है। दूसरी तरफ हमारा चुनम्योंग सोचता है, भला मैं पैसे लेकर क्या करूंगा, मेरे पास स्टोरेज रूम में तो इससे भी ज्यादा पड़े हुए हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर बताओ, क्या तुम कोई हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को लर्न करना चाहते हो? क्योंकि भाई हमारा चुनम्योंग तो इन लोगों की नज़रों में अब भी एक थर्ड क्लास डिसाइपल है, इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर क्लास होती है उतनी ही हाई मार्शल आर्ट्स को लर्न करवाया जाता है। चुनम्योंग बोलता है कि नहीं, हमारे एंसेस्टर ने इस ऑर्डर को कुछ ना कुछ सोचकर ही सेट किया होगा। फिर हमें बताता है कि घंटा ऑर्डर गया तेल लेने, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि मैं तुमसे टेक्निक को लर्न करूंगा? बल्कि मुझे वो होना चाहिए जो कि तुम्हें टेक्निक को लर्न करवाए। वैसे भी ऐसी कई सारी टेक्निक है जो कि मुझे तुम्हें सिखानी है, लेकिन इसे मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता, मुझे इसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। फिर सोचता है, ऐसी मैं कौन सी चीज मांगू जो कि मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद हो? तभी उसे याद आती है आजादी। वो बोलता है, पूरे सेक्ट पर अंदर और बाहर से नजर रखने के लिए मुझे अंदर बाहर आने जाने की इजाजत चाहिए होगी, इसलिए मुझे हुआम परफेक्चर जाने का परमिट मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन चुनम्योंग की फूटी किस्मत। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, जितनी बड़ी अचीवमेंट को तुमने हासिल किया है उस हिसाब से मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन ये हमारे सेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। हो सकता है कि इसके खिलाफ कई सारे लोग मुझे कंप्लेन करें, तो इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। चुनम्योंग तो मन ही मन सेट लीडर को कोसते हुए बोलता है, तुमसे मैं क्या ही मांगू, तुम तो मुझे हुआम परफेक्चर जाने की इजाजत नहीं दे सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे हो कि जो मांगो वो मिलेगा। फिर उसे कुछ याद आता है, वो खुश होते हुए बोलता है, सेट लीडर आप तो देख ही सकते हैं कि मेरी हालत काफी खराब है। डॉक्टर को बताने पर यह पता चला है कि मेरी इंटरनल एनर्जी कोर डैमेज हो चुकी है, तो क्या आप मुझे पिल ऑफ लाइफ दे सकते हो? सेक्ट लीडर ये सुनकर थोड़ा खामोश रहते हैं, फिर एल्डर से बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। चुनम्योंग को तो लगता है कि उसे वो पिल मिल जाएंगी, लेकिन सेक्ट लीडर बोलते हैं कि चुनम्योंग को हुआम परफेक्चर में जाने की इजाजत है, लेकिन तुम इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। चुनम्योंग का तो एक और बार पोपट बन जाता है। वो सेक्ट लीडर से बोलता है, क्या थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझसे ये नहीं कहा था कि ये सेक्ट के रेगुलेशन के खिलाफ है? सेक्ट लीडर उसे वहां से खिसकाते हुए बोलते हैं कि इन सभी चीजों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो तो उसे वहां से ऐसे निकाल रहे होते हैं जैसे कि उसने अपनी औकात से बढ़कर कुछ मांग लिया हो। चुनम्योंग को तो ये समझ भी नहीं आता कि उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाला गया है। वो गुस्से से बोलता है, सेक्ट लीडर मैं यहाँ मरने की कगार पर हूँ, मुझे लाइफ पिल दो। फिर हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि लाइफ पिल तो यहाँ मेरे खुद के यूज करने के लिए नहीं है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि ये मैं तुम्हें दे दूँ।
फिर हम रेसिडेंट में सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि एल्डर से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग चुनम्यूंग के बारे में क्या सोचते हो। उनेम बताता है कि वो डाउ के रास्ते को अच्छे तरीके से समझता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, उसकी बातों में ही हमें उसकी विजडम नजर आती है। भले ही वो कभी कभी थोड़ा रफ एक्ट करता है, लेकिन उसकी एज के हिसाब से हम इतना तो समझ ही सकते हैं। उनेम सोचता है, मुझे तो वो बच्चा कहीं से नजर नहीं आता, कभी कभी तो मुझे उसके अंदर से एक ट्रू टाइविस की स्पिरिट फील होती है। सेक्ट लीडर दूसरे एल्डर से पूछते हैं। दूसरे एल्डर ये बताते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो दूसरे बच्चों से काफी अलग है। उसकी एज के बच्चे काफी ओवर थिंकिंग और रफ एक्ट करते हैं, लेकिन उसके एक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी मैच्योर है। कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि मैं किसी ओल्ड मैन से बात कर रहा हूँ। सेक्ट लीडर बोलते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो किसी स्पिरिट के जरिए करप्ट हो चुका है? एल्डर बोलते हैं कि नहीं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हमें कोई टैलेंट मिलता है तो हमें उसे और ज्यादा निखारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो कोई गलत काम करता है तो हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि सेक्ट कभी भी लोगों को यूज करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि उसका यूज करते हुए हम लोगों की एबिलिटीज को जगाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों चुनम्यूंग की ग्रोथ में उसकी मदद करोगे। वो दोनों भी सेक्ट लीडर की बात से एग्री करते हैं। सेक्ट लीडर उनेम से टेंपल के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछते हैं। उनेम बताते हैं कि मजदूर अब भी पेड़ों को काटकर लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे टेंपल को दोबारा क्रिएट करने में इन्हें कुछ और टाइम लगेगा। सेक्ट लीडर पूछते हैं, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि आखिर मैं इन पैसों को क्यों सेक्ट की आसपास की चीजों को दोबारा से क्रिएट करने में यूज कर रहा हूँ? उनेम बोलते हैं कि नहीं। सेक्ट लीडर बताते हैं कि कभी भी अगर हमें किसी चीज को चेंज करना हो तो हमें सबसे पहले उसकी आसपास की सराउंडिंग वाली चीजों को चेंज करना चाहिए। फिर दूसरे एल्डर से पूछते हैं कि आखिर उन ट्रेजर चेस्ट से मिली टेक्निक को रिप्रिंट करने का काम कैसा चल रहा है। वो एल्डर बताते हैं कि हाँ, हम इसे बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। फिर वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि आखिर वो ये बात सेक्ट लीडर को कैसे बताए कि वो सभी टेक्निक जिसे वो अभी प्रिंट कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी ने कुछ टाइम पहले ही लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सीक्रेटली हमारी मदद कर रहा हो? नहीं नहीं, मैं लगता है कि कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। भला कौन ही होगा जो कि माउंट वेसाइड की मदद करेगा। दूसरी साइड हम उसी मदद करने वाले पर्सन चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि अब भी पिल के ना मिलने की वजह से सेक्ट लीडर पर गुस्सा होता है। वो बोलता है, उनके फेस को देखकर ये लग रहा था कि ये पिल की रेसिपी को खो चुके हैं। पता नहीं इस सेक्ट का मेरे बिना क्या होता। वो तो अच्छी बात है कि मैंने ट्रेजर मिलने का बहाना बनाते हुए कई सारी टेक्निक को लिखकर उस चेस्ट में रख दिया था, लेकिन सीक्रेट स्टोरेज के डोर को ओपन करने के लिए मैंने काफी सारी इंटरनल एनर्जी का यूज कर लिया था, जिसे नॉर्मली रिकवर करने के लिए तो हाफ ईयर लगेगा। लेकिन आप सभी तो जानते ही है कि एक यंग एज में ग्रोथ काफी स्पीड से होती है। अगर ये पीरियड गुजर जाता है तो मैं कभी भी अपने फंडामेंटल को परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा और इसका सीधा असर मेरी बॉडी पर होगा। मुझे कुछ न कुछ करके अपने आप को रिकवर करना होगा। वैसे इस रिकवरी करने के दो रास्ते हैं। पहला है पिल्स ऑफ लाइफ और सेकंड है किसी दूसरे आदमी के जरिए की को ट्रांसफर करना, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम में तो मैं पिल्स ऑफ लाइफ को किसी चूड़े चबीने की तरह यूज करता था। सेक्ट लीडर से छुपकर जितनी चाहो उतनी शराब पियो और फिर अपने हैंगओवर को उतारने के लिए एक पिल्स ऑफ लाइफ को खा लो। मुझे तो इसे इमेजिन करके ही मजा आ जाता है। एक मिनट रुको, शराब पियो और अपने हैंगओवर को उतारो, ये जगह ये तो मुझे याद है। फिर वो बड़ी स्पीड से किसी और जाने लगता है। वो बताता है, मेरी कमजोर याददाश्त कभी कभी मेरे काम आती है। फिर वो एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे कि कोई मिशन इम्पॉसिबल हो। वो बताता है कि इस पहाड़ी को 5 खतरनाक पहाड़ियों में से एक गिना जाता है और जिस केव की मैं तलाश कर रहा हूँ वो इसी पहाड़ी पर मौजूद है। इस जगह के डेंजरस होने की वजह से यहाँ पर डिसाइपल्स को ट्रेन नहीं करवाया जाता, इसीलिए मैंने पास्ट लाइफ में यहाँ पर एक गुफा बनाई थी। मैं यहाँ अपने सीनियर से छुपकर शराब पीता, पार्टी करता और आराम करता। इसे सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बेसिकली अगर इसे कहे तो ये हमारे चुनम्यूंग का सीक्रेट हाइड आउट है। वो बोलता है, मैं अपने पास्ट लाइफ में तो उस गुफा तक सिर्फ 2 छलांग में पहुंच जाता, लेकिन अभी के लिए मेरी इस बॉडी के साथ ये करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर उसे लाइफ पिल चाहिए तो उस गुफा तक तो पहुंचना होगा, जिसके लिए वो एक तरकीब लगाता है। वो सबसे पहले उस माउंटेन पर चढ़कर अपने आप को रस्सी के जरिए एक पेड़ से बांध देता है। अब तक तो आप लोग उसके आइडिया को समझ गए होंगे। वो बोलता है कि नीचे से चढ़ने से तो ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर इस तरीके का यूज करता हूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो अपने आप को ही तसल्ली देते हुए बोलता है कि चल कर ले भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तभी उसे याद आता है कि ये तो उसकी सेकेंड लाइफ है। वो बोलता है, पता नहीं इस माउंट वेसाइड को रिवाइव करने के लिए मुझे और कितने पापड़ बेलने होंगे।
फिर वो बड़ी ध्यान से नीचे उतर रहा होता है, लेकिन जिसका डर हमें था वही होता है। एक पत्थर से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे ही खाई में गिरने लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। फिर हम देखते हैं कि रस्सी की वजह से उसकी जान बच गई होती है, लेकिन फिर भी वो काफी फोर्स के साथ उस चट्टान से टकराने वाला होता है, जिससे बचने के लिए वो अपने दोनों हाथ में इंटरनल एनर्जी का यूज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो टकराव इतना पावरफुल होता है कि उसके हाथ की दोनों हड्डियां टूट जाती है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उस केव की तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि मैं इस तरीके से वहां तक नहीं जा सकता, मुझे वहां पहुंचने के लिए मोमेंटम का यूज करना होगा। फिर वो वहीं पर ही झूले की तरह झूलने लगता है ताकि एक ही बारी में उस केव की तरफ पहुंच जाए, लेकिन बुरी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ती। हम देखते हैं कि वो रस्सी टूट जाती है। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ में इंटरनल एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी उंगलियों की हड्डियां भी टूट जाती है। भाई ये दर्द तो मैं फील कर पा रहा हूँ। वो वहां उस केव के सामने गिरकर लुढ़कते हुए वहां से भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन इस बार उसका किस्मत साथ देती है। हम देखते हैं कि वो रस्सी एक पत्थर में अटक गई होती है। उसे मौत का सदमा इतना गहरा लगा होता है कि वो अपने ही पास सेल्फ को गालियां देने लगता है। वो बोलता है, आखिर क्या सोचकर इस प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट ने यहाँ पर गुफा को बनाया था? क्या वो ट्रेनिंग की वजह से पागल हो गया था? तभी थोड़े टाइम बाद उसे रियलाइज होता है कि ये खुद अपने आप को गाली दे रहा है। फिर वो फाइनली अपने सामने रखे सामान पे से पर्दा हटाता है। वहां रखा लाइट क्रिस्टल चमकने लगता है, जिसकी वजह से उस पूरी केव में उजाला हो गया होता है। वो अपने लाइट ऑर्ब को चमकता देख खुश हो जाता है। फिर वो वहां रखे एक बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें उसे शराब की बोतलें और एक छोटा सा चेस्ट मिलता है। और फिर वो जैसे ही उसे ओपन करता है, उसमें रखी पिल की वजह से उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो किसी प्लम ब्लॉसम के गार्डन में पहुंच गया हो। वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो स्नो प्लम ब्लॉसम पिल है, वो भी इतनी सारी। ये साधारण प्लम ब्लॉसम पिल से कई गुना ज्यादा अच्छी है। सीनियर, आप इतना ज्यादा भी गुस्सा मत हो, मैंने वैसे भी यहाँ पर कोई मोस्ट एक्सपेंसिव पिल ऑफ लाइफ को नहीं छुपाया था। फिर वो एक पिल को खा लेता है, जिसे खाते ही वो पिल उसकी बॉडी में जाकर मेल्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसकी बॉडी से चारों तरफ फैलने लगती है। वो बताता है कि मुझे सबसे पहले इस एनर्जी को अपनी बॉडी में होल्ड करना होगा। वैसे भी स्नो पिल में ऐसी कई सारी इम्प्योर एनर्जीज होती है जिसे मुझे डेंटियान में एब्जॉर्ब नहीं करना, क्योंकि मेरा मकसद तो आज तक की सबसे बेस्ट फाउंडेशन को क्रिएट करना है, यानी कि अपनी पिछली लाइफ से भी ज्यादा बेस्ट। फिर वो सभी इम्प्योर एनर्जी को रिलीज कर देने के बाद वहां पर प्योर एनर्जी के स्मॉल क्रिस्टल बचते हैं, जिसे कि वो अपने डेंटियान में इंटर करना स्टार्ट करता है। वो क्रिस्टल डेंटियान की वॉल को ब्रेक कर अंदर चले आते हैं, और फिर अंदर आने के बाद वो इनेट एनर्जी के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक स्मॉल पिंक कलर का एनर्जी कोर तैयार होता है। उस एनर्जी कोर के बनते ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है, जिसका असर आप वहां रखे सामान पर देख ही सकते हैं। चुनम्युंग तो छोटे भीम में मौजूद धोनी बाबा की तरह हवा में फ्लोट करने लगता है। वो अपने पास से निकलने वाली एनर्जी वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़े टाइम बाद उसे कंट्रोल कर लेने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, और यहाँ पर वो काफी बेडस नजर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी सभी टूटी हुई हड्डियां हील हो गई होती है। वो बोलता है कि मेरी बॉडी मुझे काफी लाइट फील करा रही है। उसकी बॉडी में मौजूद सभी इम्प्योरिटीज बाहर आ चुकी होती है, और तो और उसके मेरिडियंस भी एक्सपांड हो चुके होते हैं। लेकिन फिर वो बोलता है कि आखिर मेरी ब्रीदिंग इतनी फास्ट क्यों हो रही है? तभी उसे एक झटका लगता है। वो बोलता है कि मेरी इंटरनल एनर्जी लोअर डेंटियान से मिडल डेंटियान में इंटर कर रही है, और वो इसी तरीके से फ्लो के साथ मेरे अपर डेंटियान की तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी इनर स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा करने में काफी रिस्क है, इसीलिए वो इसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने मास्टर या फिर सेक्ट लीडर की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या तुम एक टाओइस्ट हो या फिर एक मार्शल आर्टिस्ट। वो बताते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाओइस्ट दाव को समझते हुए फ्लो के साथ जाने की कोशिश करता है। वो हमें नेचर के फ्लो को समझाते हुए बताते हैं, अगर तुम किसी पानी के ऊपर एक डैम बांधते हो तो थोड़े टाइम बाद पानी उस डैम के ऊपर से बहने लगता है। इसी तरीके से हमें अपनी सोल को भी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेचर का पार्ट है। और फिर इसे ही याद करके चुनमिंग उस फ्लो को रोकना बंद कर देता है। हम देखते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। वो बोलता है कि मैं अभी अपने अपर कोर के अंदर मौजूद हूँ। फिर वो उस कोर की दीवार पर हाथ लगाकर उसके बाहर बहने वाले एनर्जी के फ्लो को महसूस करता है। वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा बेताब है, अगर मैं इसे रोकने की कोशिश भी करता हूँ तो कुछ टाइम बाद वो इसे तोड़कर इंटर कर जाएगा। वो नेचर के फ्लो को अपोज ना करते हुए अपनी प्लम ब्लॉसम से एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी का यूज करके उस वॉल को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी उसके अपर डेंटियान में इंटर करती है। इसी प्रोसेस को करते हुए शाम से सुबह हो जाती है। फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अब भी फ्लोट कर रहा होता है। तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है।
वो बोलता है कि मेरी बॉडी के सभी मेरिडियंस ओपन हो चुके हैं, अब मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी फील कर पा रहा हूँ। आज तो मैं अपने टीचर की टीचिंग की वजह से बच गया, अगर मैंने वो ना ली होती तो आज एक तो मैं मारा जाता या फिर पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो जाता। तो कंक्लूजन ये है कि मैं पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। माउंट और सेक्ट स्वॉर्ड मास्टर सेक्ट होने के साथ साथ एक टाओइज्म का भी सेक्ट है। मेरी पिछली लाइफ में तो मास्टर के जरिए सिखाई हुई टाओइज्म की बातें मुझे बकवास लगती थी, लेकिन अब डेथ से इनलाइटन होने के बाद मुझे ये थोड़ी समझ आ रही है। पता नहीं मैं माउंट और सेक्ट को रिवाइव भी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इसे ट्राई जरूर करूंगा। वो वहां से जाने से पहले वापस गुफा में जाकर अपनी शराब की बोतलें उठा ले आता है। वो बोलता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि 100 साल पुरानी शराब का टेस्ट कैसा होगा। इस गुफा में रहकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब भी अपनी पास्ट लाइफ को जी रहा हूँ। सच में वो अपने मास्टर को देखकर बोलता है कि मैं आपको काफी मिस कर रहा हूँ। फिर वहां से जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम आया करूंगा। हम देखते हैं कि उसने वहां से एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाई होती है। वो वहां पर बहुत ही फुर्ती के साथ उस माउंटेन को क्लाइम कर रहा होता है। आप उसकी इस स्ट्रेंथ को देखकर समझ ही सकते हैं कि वो पहले से कितना स्ट्रांग हुआ है। वो उस उगते हुए सूरज को देखकर बोलता है कि मेरी बॉडी सच में मुझे काफी लाइट फील करा रही है। तभी उसे अपनी बॉडी से गंदी बदबू महसूस होती है, जो कि उसके इम्प्योरिटीज की वजह से आ रही है। वो बोलता है कि आखिर ये कहाँ से आ रही है, इसने मेरे सारे मूड को खराब कर दिया। फिर हम दूसरी सुबह स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग करने के लिए उठे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या तुमको नहीं लगता कि चुनमिंग काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है? दूसरा बोलता है कि हाँ, वो पिछले कुछ दिनों से हमारे ट्रेनिंग सेशन को भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तीसरा बोलता है, अच्छा तो वो र्यूमर सही है कि हमारा चुनम्युंग इनर की ओवरलोड को फेस कर रहा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा वीक हो गया है। मुझे लगता है कि अब हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम सभी को अपनी इस हालत में एक साथ फेस नहीं कर पाएगा। साइड में खड़े जोग्युल और जोंग भी इनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जोग्युल बोलता है, ये सभी तो बस चुनम्युंग के हाथों मार खाने के डर से ट्रेन कर रहे थे। जोंग बोलता है, इन्हें इनकी बातें करने दो, टाइम आने पर खुद इन्हें पता चल जाएगा। और फिर वो टाइम भी आ जाता है जब चुनम्युंग अपने बोर्डिंग रूम से बाहर आता है। वो सभी उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा चुनम्युंग तो बिल्कुल अपनी टिप टॉप कंडीशन में होता है। वो सभी सोचते हैं, लगता है कि इसे किसी किस्म की कोई इनलाइटमेंट मिली है, अगर अब हम इससे फाइट करते हैं तो ये पक्का हम सबको मार देगा। चुनम्युंग बोलता है, मेरे साथियों मुझे माफ करना, मुझे सच में आप लोगों के लिए काफी बुरा फील हो रहा है। मेरी खराब हालत की वजह से मैं आपके साथ पिछले कुछ ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर पाया था। मैं इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। वो सभी डिसाइपल तो घबराते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं, जितने अच्छे तरीके से ये हमारे साथ बिहेव कर रहा है, लगता है कि सच में कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। चुनम्युंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि मेरे एब्सेंस में तुम ज़्यादा हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे होंगे, इसलिए मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। अब आने वाली ट्रेनिंग को हमें और ज़्यादा हार्ड करना होगा। वो सभी तो यही सोच रहे होते हैं कि इससे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्या हो सकती है। तभी चुनम्युंग उन्हें अपने पीछे माउंटेन की तरफ इशारा करता है। वो बोलता है कि चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। उन डिसाइपल्स को तो अब भी कुछ समझ नहीं आता। चुनमिंग बोलता है, तुम सभी को इस माउंटेन का एक चक्कर लगाना होगा। पहले चक्कर लगाने वाले 50% लोग अपनी रेगुलर ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, और जो 50% लोग लेट हो जाएंगे उन्हें माउंटेन का एक और चक्कर लगाना होगा। ये सुनने के बाद तो डिसाइपल की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चली जाती है। उनमें से एक इसके खिलाफ कंप्लेन करने ही वाला होता है कि हम जोंग को देखते हैं, जो कि बड़ी स्पीड से वहां से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जोग्युल भी उसके साथ साथ अपनी दौड़ को स्टार्ट कर देता है। तभी एक और डिसाइपल भागते हुए बोलता है, हे क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, उसने कहा कि जो भी आधे लोग लेट होंगे उन्हें एक और चक्कर लगाना होगा। और फिर क्या, वो सभी अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। चुनम्युंग बोलता है, कितने ज्यादा क्यूट हो तुम लोग, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे थे? तुम्हें तो मेरी बातों को मानना ही होगा, वरना मुझे जबरदस्ती मनवाना भी आता है। मैं तो बस तुम्हारी स्किल्स को इम्प्रूव करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वैसे भी हिस्ट्री इस बात की गवाह है, इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोग आए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने सेक्ट को राइज नहीं करवाया, क्योंकि किसी भी सेक्ट के स्ट्रांग बनने के लिए उसमें मौजूद सभी लोगों का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। और मैं अपने माउंट और सेक्ट को उसके पिछले फॉर्म से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। फिर डिसाइपल से बोलता है, जो कोई भी सबसे लास्ट में आएगा उसे आज का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। वो सभी तो चुनम्युंग को डीमन कहकर गालियां दे रहे होते हैं। फिर उन्हें इसी तरीके से
ट्रेनिंग करते करते सुबह हो गई होती है। वो सभी थक हार कर जमीन पर लेटे होते हैं। हमारा जोग्युल जोंग की तरफ देखकर बोलता है, सच में हम इन्हें ऐसे ही अपना सीनियर नहीं बोलते, इनके पास स्टेमिना होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्पिरिट भी है। फिर वो चुनम्युंग को देखता है जिसने दो बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों को उठाया होता है। वो बोलता है, यह आदमी तो सच में एक मॉन्स्टर है। चुनम्युंग उन सभी डिसाइपल्स को देखकर बोलता है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम सब इतनी छोटी सी ट्रेनिंग करके थक गए। सच में आजकल के बच्चे तो काफी ज्यादा वीक है। बेचारे जोंग और जोग्युल तो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा तो ये खुद है। चुनम्युंग वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, आज की ट्रेनिंग यहीं पर ही एंड होती है। खाना खाओ और दोपहर की ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ मेरे पास आ जाना। और हाँ, जिस किसी ने भी यहाँ पर छुट्टी लेने की कोशिश की तो मैं उससे इससे भी 10 गुना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाऊंगा। फिर सीन चेंज होकर के हम उन सभी को खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर उन सभी की स्पिरिट काफी डाउन नजर आ रही होती है। जोंग उनसे पूछता है, तुम सभी लोगों को क्या हो गया, आज तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? एक डिसाइपल बोलता है, जानवरों की तरह ट्रेनिंग करने के बाद अब हम में से किसी का भी खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। फिर वो सभी अपने सीनियर को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं, जैसे कि वो सभी कह रहे हो कि ये अकेला पर्सन है जो कि इन्हें इन सिचुएशन से निजात दिला सकता है। लेकिन हम सभी तो जानते ही है कि बेचारा जोंग भी बेबस है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो जोग्युल से एक बार पूछता है कि भाई तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जोग्युल बोलता है, मैं जानता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग दिन ब दिन इंटेंस होती जा रही है, लेकिन जितना ज्यादा हम हथौड़े से लोहे पर वार करते हैं वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इसे इंसानों पर लागू कर दे। मैं ये 100% श्योर होकर ये कह सकता हूँ कि ये बात उस कमीने को भी पता होंगी। इसीलिए बस हमें थोड़ा और टाइम वेट करना होगा। अगर कुछ नहीं बदलता है तो फिर हम सब एक साथ जाकर उससे बात करेंगे। जोंग भी उसकी बात से एग्री करते हुए बोलता है कि ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं वो पहला होगा जो कि जाकर उससे बात करेगा। अपने सीनियर के मुंह से ये बातें सुनकर उन सभी की जान में जान आती है। फिर हम देखते हैं कि जोग्युल आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया होता है। वो बोलता है, वैसे भी उठने के बाद तो मुझे ट्रेनिंग करनी है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी डीजनरेट हो रही है। क्या सच में मैं इतनी इंटेंस ट्रेनिंग को सह पाऊंगा? फिर ऐसे ही बातों को सोचते सोचते उसे नींद लग जाती है, लेकिन तभी हमारा चुनम्युंग आकर उसे जगा देता है। फिर कुछ देते हुए बोलता है कि ए लो, इसे खा लो। जोग्युल तो उस स्नो प्लम ब्लॉसम पिल को देख चिल्ला उठता है। तभी चुनम्युंग उसे खामोश कराते हुए बोलता है कि चुपचाप इसे निगल लो। जोग्युल बोलता है, क्या सच में तुम मुझे इतना प्रीशियस आइटम देना चाहते हो? भाई पहले वाले चैप्टर में इसे स्नो प्लम ब्लॉसम पिल कहा गया था, लेकिन अभी यहाँ पर चुनम्युंग इसे लाइफ पिल कह रहा है। वो बोलता है, इस पिल की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है, और हाँ, दूसरों से इस बात को सीक्रेट रखना। जोग्युल को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चुनम्युंग बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी की को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जोग्युल अपने मन में सोचता है, सच में मुझे पहले इसे डीमन कहने पर काफी बुरा फील हो रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन तो सच में एक डीमन है। ये तो बस एक प्यासे की प्यास को बुझाकर उस पर एक एहसान करना चाहता है। फिर हम उन सभी को अपने इंस्ट्रक्टर के सामने ट्रेनिंग करता देखते हैं। इंस्ट्रक्टर तो उन्हें देखकर हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं कि वाओ, इनके अंदर कितना खतरनाक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मुझे इनकी पैरों की स्ट्रेंथ और शॉट की टिप काफी जानदार नजर आ रही है। क्या ये सब कुछ उस मॉर्निंग ट्रेनिंग की वजह से हुआ है? नहीं, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पता नहीं कितना ही लंबा टाइम हो गया है जब मैंने इन बच्चों की ऐसी फियरलेस आईज को देखा हो। आप सभी लोग तो अब तक ये समझ ही गए होंगे कि चुनम्युंग ने इन सभी को पिल ऑफ लाइफ को खिलाया है और कहा होगा कि किसी से कुछ मत कहना। फिर इंस्ट्रक्टर अपना कंक्लूजन सुनाते हुए बोलते हैं कि मैं आप सभी लोगों की ट्रेनिंग से काफी इम्प्रेस हो गया हूँ, इसीलिए अब मैं आगे के इन सभी मूव्स को स्किप करते हुए आपको टाई फ्लमोक शॉट टेक्निक को सिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर उन सभी डिसाइपल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इंस्ट्रक्टर भी खुश होते हुए उनके तरफ देखकर सोचते हैं कि सच में मेहनत का फल मीठा होता है। तुम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम फ्यूचर में हमारे माउंट व सेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे। तभी वहां पर सेक्ट लीडर की एंट्री होती है। इंस्ट्रक्टर उन्हें एक साइड में ले जाकर यहाँ आने की वजह पूछते हैं। सेक्ट लीडर उन्हें इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को देते हुए बोलते हैं कि ये टेक्निक हमें चुनम्युंग के ढूंढे हुए खजाने से मिली, जरा इसे एक बार चेक करो। इंस्ट्रक्टर तो इसे पढ़कर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके लास्ट पेज पर उनके एंसिस्टर का एक नोट लिखा होता है। एंसिस्टर ने उस नोट में कहा होता है कि माउंट व सेक्ट की शॉट टेक्निक में चेंजेस करना अच्छी बात है, क्योंकि वक्त के साथ तो हमें बदलना होता है, लेकिन हमें उसकी फंडामेंटल टेक्निक को नहीं चेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी सेक्ट की फंडामेंटल टेक्निक को ही चेंज कर देते हैं तो सेक्ट का ओरिजिन बदल जाता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि बताओ अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को चेंज करके
ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम अपने डिसाइपल को स्पीड के साथ ग्रो करवा सके, क्योंकि आप भी ये अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारा सेक्ट डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, तो मुझे बताओ कि सेक्ट लीडर, अब आप हमारे सेक्ट के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। सेक्ट लीडर चुनम्युंग के जरिए ढूंढे हुए ट्रेजर को याद करते हुए बोलते हैं कि हाँ, भले ही हमारे सेक्ट की सभी मुसीबतें खत्म ना हुई हो, लेकिन फिर भी हमारा सेक्ट अब पहले से काफी अच्छी कंडीशन में है। इंस्ट्रक्टर उनके आंसर से सेटिस्फाई तो हुए होते हैं, लेकिन वो उन स्टूडेंट्स की तरफ देखकर बोलते हैं कि अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब इन लोगों ने ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को लर्न कर लिया है। अगर अब हम इन्हें इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को लर्न करवाते हैं तो इनके फंडामेंटल पर कोई बुरा असर हो सकता है। और वैसे भी इक्विलिब्रियम टेक्निक को लर्न करने का मेन मकसद स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी और सीरियसनेस है। सेक्ट लीडर उन ट्रेन हो रहे डिसाइपल्स को देखकर बोलते हैं, क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी और सीरियसनेस, जो कि हमें उन डिसाइपल्स में साफ साफ नजर आ रही है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि वाओ, तुमने अपने डिसाइपल्स को कितने अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। इंस्ट्रक्टर तो कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, क्या मैंने तो इन लोगों को इस तरीके से ट्रेन नहीं करवाया। तभी उन्हें चुनम्युंग की मॉर्निंग ट्रेनिंग के बारे में याद आता है। हम देखते हैं कि चुनम्युंग तो अपने इंपॉर्टेंट काम में बिजी होता है। तभी इंस्ट्रक्टर उसे आवाज लगाकर बुलाते हैं। वो चुनम्युंग से पूछते हैं, धीरे धीरे चलते हुए टॉप तक पहुंचना या फिर स्पीड से भागते हुए एक सर्टेन लेवल तक, तुम्हारे लिए कौन से वाला बेहतर है। माउंटो सेक्ट की ग्रोथ के लिए तुम कौन से तरीके को चूज करोगे। चुनम्युंग बोलता है कि मैं धीरे धीरे चलते हुए टॉप तक पहुंचने वाले तरीके को बेहतर समझूंगा। इंस्ट्रक्टर उसे इसे चूज करने की वजह पूछते हैं। चुनम्युंग बोलता है कि ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि ये हमारा माउंटो सेक्ट है। सेक्ट लीडर भी उसके ऐसे जवाब को सुनकर हैरान रह गए होते हैं। वो बोलते हैं कि माउंटो सेक्ट की प्राइड, ये आइडियोलॉजी 100 ईयर्स पहले माउंटो सेक्ट के डिसाइपल्स में हुआ करती थी, लेकिन सेम आइडियोलॉजी आज मैं अपनी नजरों के सामने एक छोटे बच्चे के अंदर देख रहा हूँ। चुनम्युंग बोलता है, अगर कोई दूसरा सेक्ट होता तो उसके लिए दूसरा आंसर सही रहता, लेकिन ये माउंटो सेक्ट है, हमें अपनी डिग्निटी और प्राइड को वापस लाने के लिए टॉप पर पहुंचना होगा। सेक्ट लीडर सोचते हैं, ये तो इंस्ट्रक्टर की बातों में मौजूद हिडन मीनिंग को जानते हुए आंसर दे रहा है। फिर पूछते हैं, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि अब माउंटो सेक्ट को टॉप पर पहुंचाने के लिए किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। चुनम्युंग बोलता है कि हाँ। सेक्ट लीडर उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं, ये कितनी ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है ना। इंस्ट्रक्टर भी एग्री करते हैं, क्योंकि यार एक छोटे से बच्चे ने उन्हें माउंट सेक्ट की वैल्यू को सिखाया है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये फैक्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि ये अब भी एक छोटा बच्चा है, इसे रियलिटी के बारे में कुछ पता नहीं। अब ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि सीधे सीधे इस पर माउंट सेक्ट का फ्यूचर टिका हुआ था। वैसे भी ये लोग अपने एंसेस्टर की बोली हुई बातों को इतनी आसानी के साथ इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्ट लीडर थोड़ा टाइम सोचने के बाद अपना डिसीजन लेते हैं। फिर बोलते हैं कि एज अ सेक्ट लीडर मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि आज के बाद तुम माउंट सेक्ट की फंडामेंटल टेक्निक के तौर पर इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को लर्न करवाओगे। इंस्ट्रक्टर भी उनके ऑर्डर को मान लेते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि एक और बात, हम अपनी दूसरी टेक्निक के बारे में भी सोचेंगे, यानी कि वो उन टेक्निक को भी एंसेस्टर के बताए हुए ऑर्डर के हिसाब से लर्न करवाना चाहते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हमें कोई पावरलेस सेक्ट बनकर नहीं रहना। अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रांग सेक्ट बनेंगे, क्योंकि ये माउंट सेक्ट है। फिर वो चुनम्युंग को देखते हुए सोचते हैं कि ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। भले ही हम अपने गोल को अचीव ना कर पाए, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन इसे जरूर अचीव करेंगी। दूसरी साइड हम चुनम्युंग को देखते हैं, जो कि सच में इन क्वेश्चन की वजह से काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। वो बोलता है, क्या सच में इन लोगों को मुझसे ये पूछने की जरूरत थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैंने इन्हें सभी चीजें खाने की प्लेट में लाकर परोस दी, लेकिन अब ये लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इसे चबाना कैसे है। सीरियसली मैं एक्सपेक्ट भी किससे कर रहा हूँ। इन लोगों से तो एक काम ढंग से नहीं होता। अब मुझे जल्दी से हुआम परफेक्चर में भी जाकर बिजनेस को देखना होगा कि आखिर इन लोगों ने वहाँ पर क्या गुल खिलाए हैं। ये सेक्ट तो मेरे बिना बिल्कुल ही हेल्पलेस है। वहाँ मौजूद डिसाइपल्स भी उसके ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर बोलते हैं, भाई अब इसे क्या हो गया। हमें बताया जाता है कि काफी लंबे समय की हार्डशिप को सहने के बाद माउंट सेक्ट को फाइनली शांति नसीब हुई है। अब यहाँ के सभी फाइनेंशियल और मार्शल आर्ट टेक्निक से रिलेटेड मैटर उस खजाने के मिलने की वजह से सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी को शांति के साथ गुजार रहे हैं। चीज़ों को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन चुनम्युंग बोलता है, शांति शांति तो मुझे यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ये जगह तो पूरी चिल्ला पुकार और तबाही से भरी पड़ी है। वो हमारे जोग्युल से बोलता है, मैंने सुना है कि तुम किसी बड़ी सी अमीर फैमिली के यंग मास्टर हो। क्या तुम्हारा इस कॉन्टिनेंट पर बहुत ही बड़ा बिजनेस है।
जोग्युल बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली का तो एक छोटा सा बिजनेस है। चुनमिंग बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हारे पास मर्चेंट्स वाली आंखें नहीं है? क्योंकि तुम उस फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम तो ये आसानी से देख ही सकते होंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसा ही यूजुअली होता है, बहुत सारी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर अपने रियल टैलेंट को छुपाते हुए लोगों के सामने बेकार होने की एक्टिंग करते हैं। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? जोग्युल बोलता है कि नहीं, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लगता है कि जोग्युल ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए